Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to start the class 11th NCERT. तो आज हम देखेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास NCERT ज्योग्राफी का, और आज के चैप्टर में हम आपका बेस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो चैप्टर है ना, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ये चैप्टर बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि यार ये जो क्लास 11th का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है ये प्रीलिम्स और मेंस से बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी एलाइड एग्जामिनेशंस में, राइट। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अभी तक आप ना ज्योग्राफी पढ़ते हुए आ रहे होगे तो आप एक एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हुए आ रहे होगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पहले ना ज्योग्राफी आपका एक सब्जेक्ट नहीं था, इसको एक सोशल साइंस का पार्ट कंसिडर किया जाता था, लेकिन ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बाद में बना है, ठीक है, आफ्टर इवोल्यूशन। तो इसमें नई नई चीजें ओवर द टाइम ऐड होती गई अलग अलग ज्योग्राफर्स द्वारा, और उसके बाद ये अब एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट जैसा ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि ज्योग्राफी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन से डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स थे जो कि ज्योग्राफी के इवोल्यूशन और डेवलपमेंट में हेल्प किए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चे हैं, यूपीएससी में आपको पता है कि ऑप्शनल का पेपर होता है, उसमें अगर किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपके लिए तो ये चैप्टर मस्ट है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो सिलेबस है ना, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको हम ज्योग्राफिकल थॉट्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये जो टॉपिक्स होते हैं, ये कवर करते हैं। तो ये उसका बेसिक्स है। तो अगर किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसे उनको तो ये चैप्टर बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। इवन जो ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी, तो वो लोग भी ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी का ये काइंड ऑफ समराइज्ड वर्जन है ये चैप्टर। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है ये, क्योंकि जो एनसीईआरटी का पर्पस रहता है बेसिकली वो सबको ध्यान में रखते हुए होता है। तो बहुत लोगों का अलग अलग ऑप्शनल होता है ना, सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले तो ये वीडियो देख नहीं रहे होंगे। तो हम एज अ जीएस सब्जेक्ट इसको पढ़ाएंगे आपको, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर में इसलिए दे दिया गया है क्योंकि 11th क्लास में आगे के जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो सोच देखना है कि अगर कोई भी थ्योरी आई है या कोई भी हम लैंडफॉर्म पढ़ रहे हैं, उसका इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो क्या उसके पीछे कोई सोच इन्वॉल्व है, उसके पीछे क्या कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, वो सब आज के चैप्टर में हम सीख के जाएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड डेवलप हुए हैं, ओवर द टाइम इमर्ज हुए हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, सब मैं आपको बताऊंगा। बहुत मजा आने वाला है आज के चैप्टर में, ठीक है। तो मोस्टली लोग ये इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि वैसे भी ये आपको लगता है कि ये रीड है, नॉर्मल नोवेल जैसा पढ़ रहा है, बोरिंग हो रहा है, लेकिन मैं आपके लिए चैप्टर इंटरेस्टिंग बनाऊंगा और आपको पूरा इस चैप्टर को ना खोल के रख दूंगा आपके सामने, पूरा विजुअलाइज करा दूंगा। तो देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन एज अ साइंस ऑफ स्पेशल एट्रीब्यूट्स, और सेकेंड हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो हम आज ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी भी देखेंगे कि कैसे ज्योग्राफी को डिवाइड किया गया है अलग अलग ज्योग्राफी के पार्ट में। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है, व्हाई स्टडी ज्योग्राफी, कि हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब पहले आपको सोचना है कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं। 1 मिनट वीडियो पॉज करना आप और खुद पहले सोचो कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका जवाब क्या है ये हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग पे जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होता है उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो हम कैसे रह रहे हैं, हमारा जो वे ऑफ लिविंग है डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय आवर सराउंडिंग्स, मतलब हम किस सराउंडिंग में रह रहे हैं वो इंपैक्ट कर रहा है हमारे लाइफ फॉर्म को, हमारे वे ऑफ लिविंग को, ठीक है। तो जैसे आप सुनते हो ना कि यहाँ का कल्चर ये है, यहाँ का कल्चर ये है, तो कल्चर इज नॉट रिलीजन, रिलीजन से कल्चर नहीं आया आपका, बल्कि कल्चर किससे आया, आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर से आया। मतलब किस जगह पे लोग रह रहे हैं ये डिटरमाइन कर रहा है कि उनका कल्चर क्या होगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में अगर कोई हिंदू रह रहा है, ठीक है, या कोई मुस्लिम रह रहा है, तो वहां पे अपने रिलीजन को तो फॉलो करेंगे, लेकिन वो वहां का ही कल्चर फॉलो करेंगे जो कि पंजाब का कल्चर है, ठीक है। तो कल्चर आपका, जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ कल्चर, है ना, आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ते हो लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ कल्चर। फिर वहां पे म्यूजिक फॉर्म जो होगा, तो जो वहां पे हिंदू भी इवन अगर रह रहे होंगे पंजाब में, तो वो पंजाबी गाने गाएंगे, मतलब वहां के कल्चर से वो डीपली इन्फ्लुएंस रहेंगे, उनके गायकी में वो चीज दिखेगी। तो यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो हमारा कल्चर होता है ना, या फिर जो हमारा वे ऑफ लिविंग होता है, ये डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय आवर सराउंडिंग्स होता है। तो हमारा सराउंडिंग डिटरमाइन करता है कि हमारा लाइफ कैसे होगा, ठीक है। जैसे हमारी फूड हैबिट्स हो गई, तो फूड हैबिट्स भी किस पे डिपेंड करती है कि वहां का क्लाइमेट क्या है, वहां का टोपोग्राफी क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे प्लेन वाले जो रीजन में लोग रह रहे हैं, तो उनके पास तो सफिशिएंट अनाज है खाने को, तो गेहूं खाएंगे, चावल खाएंगे, अनाज खाएंगे। लेकिन जो लोग कोस्टल रीजन में रह रहे हैं, राइट, तो वहां पे लिमिटेड ही अनाज उगाए जा सकते हैं, इसीलिए वहां की जो पॉपुलेशन होती है वो किस पे डिपेंडेंट रहती है, ज्यादातर आपके सी फूड पे डिपेंडेंट रहती है, कि जो भी उनको सी से मिलता है, जैसे फिश हो गई और भी आपके अलग अलग स्पीसीज हो गए, मरीन स्पीसीज हो गए, उनको वो कंज्यूम करते हैं अपने डेली लाइवलीहुड के लिए। समझ आया? तो मैं आपको बस एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा था कि ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ रहे हैं,
क्योंकि ज्योग्राफी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। लेकिन पहले ऐसे ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा जाता था, ठीक है। पहले ज्योग्राफी को हम सिर्फ इसलिए यूज करते थे ताकि हम जान पाएं कि जैसे अगर कोई लैंडफॉर्म आपको दिख रहा है तो वह कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है। जैसे अब मान चलो हिमालयन है तो हिमालयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, दैट्स इट, उतना ही हम पढ़ते थे। लेकिन अब जब धीरे धीरे जब आपका ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप हो गया, ठीक है, तो हम देखने लगे कि कैसे आपका हिमालयन इंपैक्ट कर रहा है वहां के पीपल के लाइफ का। जैसे हमने याद करो प्रीवियस क्लासेस में हमने ये देख रखा है कि हाई एल्टीट्यूड रीजन में जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होता है वो भी डिफरेंट देन नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स होता है ना। वहां पे लोग टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो हर्डिंग होता है, एग्रीकल्चर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां का नहीं होता है, ठीक है। बाकी टूरिज्म होता है क्योंकि लोग वहां पे घूमने जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो देख लो सबसे पहले क्या लिखा है कि ज्योग्राफी वॉज प्रीवियसली स्टडीड एज पार्ट ऑफ सोशल साइंस। तो पहले ज्योग्राफी आपका एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था बल्कि इसको सोशल साइंस का पार्ट माना जाता था, ठीक। लेकिन धीरे धीरे ज्योग्राफी का आपके अलग अलग सब्जेक्ट का एमलगमेशन हुआ ज्योग्राफी में और ज्योग्राफी आपका एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन के उभरा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में हम हिस्ट्री भी अब पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम क्लाइमेट पढ़ने लगे, ज्योग्राफी में हम रॉक्स के बारे में पढ़ने लगे, ठीक है। ज्योग्राफी में हम सोसाइटी के बारे में पढ़ने लगे, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने लगे। तो ये सब जब सब ये आपके इंटीग्रेट हो गया ज्योग्राफी से तो आपका ज्योग्राफी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन के इमर्ज हो गया। तो सब आगे हम देखेंगे धीरे धीरे। उसके बाद देखो नाउ ज्योग्राफी इज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, इट कवर्स द फिजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इंटरेक्शंस। तो अब जो ज्योग्राफी हमारा ये फिजिकल एनवायरनमेंट को भी डील करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से भी डील करता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है किस पे डिपेंडेंट है, और उसके बाद जो ह्यूमन और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उससे भी डील करता है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी अपने में ही बहुत ज्यादा प्यारा सब्जेक्ट है ना। नहीं तो बहुत लोग सोचते होंगे अरे ज्योग्राफी तो बहुत आसान है, या ज्योग्राफी ठीक है, ज्योग्राफी का कोई अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है। लेकिन ज्योग्राफी में आपको बता दूं कि एमलगमेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये अपने में एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बट इट इंटेल्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन इट, लाइक हिस्ट्री, क्लाइमेटोलॉजी, जूलॉजी, इवन साइंस, है ना। साइंस का भी आपको पोर्शन देखने को मिलता है। तो ये सब आपके ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक। उसके बाद अ पर्टिनेंट क्वेश्चन यू कैन आस्क एट दिस स्टेज इज व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। तो हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है, राइट। तो ये माइंड में आपके क्वेश्चन आता ही होगा कि अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर हमें यही नहीं पता कि क्यों पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में कभी इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, है ना। जैसे साइंस के लिए भी हम बोलते थे कि यार साइंस पढ़ो ना, तो हमेशा मेरे टीचर तो यही सिखाए थे कि साइंस जब भी पढ़ो ना तो इससे दोस्ती कर लो, ये क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये जो आपका होता है ना ये सारे सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। तो ज्योग्राफी भी अगर पढ़ रहे हो तो हमेशा क्वेश्चन मार्क करो कि ज्योग्राफी भैया पढ़ना ही क्यों है। सिर्फ यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, बल्कि ज्योग्राफी आपको इसलिए पढ़ना है ताकि आप अपने सराउंडिंग्स के बारे में जान सको, ठीक है, और एक बेटर डिसीजन ले पाओ। इवन आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट जो होती है ना वो भी ज्योग्राफी को रीड करती है किसी जगह का प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए, राइट। गवर्नमेंट से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मोदी जी बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट में सारे आ जाते हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके लोग होते हैं जो कि किसी जगह को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एडमिनिस्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सबको गवर्नमेंट में ही कंसिडर किया जाता है, राइट। उसके बाद देखो वी लिव ऑन दिस, अब इसका आंसर आप देख लो बुक के अकॉर्डिंग, वी लिव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। बेसिक आवर लाइव्स आर सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग्स, वी रिलाई ऑन रिसोर्सेज फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट टू सर्वाइव। तो हम किस पे डिपेंडेंट है, हमारा लाइफ किस पे डिपेंडेंट है, सॉइल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सॉइल से हमें क्या मिल रहा है, हम सॉइल पे ही अनाज उगा रहे हैं। तो अगर सॉइल अच्छा है आपका तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है, तो वहां पे फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है। अगर कहीं का सॉइल आपका एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है फिर वहां पे बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, अलग अलग स्टेट से आपके मंगाना पड़ता है जो भी अनाज होता है, ठीक, वहां की जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए। उसके बाद आपका वाटर अवेलेबिलिटी है ना, वो भी तो आपका क्योंकि हमारा लाइफ वाटर पे डिपेंडेंट है, तो वाटर अवेलेबिलिटी भी डिसाइड करेगा कि वहां के लोगों का लाइफ कैसा होगा। तो ऐसे करके जो वेरियस आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है वो डिटरमाइन कर रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ कैसा होगा, ठीक है। फिर देखो प्रिमिटिव सोसाइटी डिपेंडेंट ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस लाइक एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स। और आज से पहले जो आदि मानव होते थे, ठीक है, इवन आप और 1000-2000 साल पहले चले जाओ तो उस टाइम पे लोग किस पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, उस टाइम पे लोग आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन वो एग्रीकल्चर प्रिमिटिव लेवल पे हुआ करती थी, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या बोलते थे, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेमन टर्म में समझो तो जीने खाने लायक। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा
कुछ आपका हेक्टेयर लैंड है, उसमें मैंने इतना अन्न उगाया कि मेरा साल भर का काम चल जाएगा, तो उसको मैं बोलूंगा सबसिस्टेंस। लेकिन वही अगर मैंने इसको बड़े लेवल पे किया और मैंने उसको बेचा भी, अपने खाने लायक निकाल लिया और उसके बाद मैंने जो सरप्लस हुआ उसको बेच दिया मार्केट में, उससे मैंने कुछ इनकम कमाया, तो उसको हम कमर्शियल फार्मिंग बोल देते हैं। कमर्शियल हालांकि और बड़ा टर्म हो गया, हमने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में ही देखा था, उसको हम बोल देंगे एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, कमर्शियल तो हालांकि बहुत बड़े लेवल पे हो गया, जब बड़े बड़े जो किसान होते हैं पंजाब हरियाणा के, ये जो किसान होते हैं ये लोग कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे ही आपको पीछे वाले जो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं ना, उससे भी आपको रिलेट करना है चीजें। फिर देखो आगे, ओवर टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इनेबलिंग फूड प्रोडक्शन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉइल वाटर। अब टाइम बाय टाइम आपका क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते गया। ठीक है, तो आपका ज्योग्राफी भी चेंज होते गया, लोगों का लाइफ भी चेंज होते गया। तो जैसे हम पहले इंटरेक्शन करते थे इन्वायरमेंट के साथ और आज जैसे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो क्यों बोला जा रहा है कि अभी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, क्योंकि पहले का जो इंटरेक्शन था, पहले हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, इतने टूल्स नहीं हुआ करते थे, तो जो रिसोर्सेस होते थे ना उनको हम लिमिटेड ही एक्सेस कर पाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, बड़ी बड़ी मशीनरी आ चुकी है, तो अब हम इन्वायरमेंट को जैसे एक्सेस कर रहे हैं वो आपका एक्सप्लॉइटेटिव मैनर में एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अब जरूरत से ज्यादा चीजें निकाल रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास निकालने का औजार आ गया, तो अब इससे नेचर को भी हार्म हो रहा है, एक आपका डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब एक नया चैलेंज इमर्ज हो गया। लेकिन यहां पे कॉन्टेक्स्ट समझो, यहां पे वही बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जब पहले नहीं था तो लोग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस लिविंग पे बिलीव करते थे। ठीक है, मतलब जितना नेचर से मिलता था उतने पे वो संतुष्ट रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया तो हमारा इंटरेक्शन चेंज हो गया कि हाउ वी इंटरेक्ट विद नेचर। ठीक है, हम नेचर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं आपके नेचर में उसको हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना। इसके वजह से अलग चैलेंजेस आ रही है, तो वही यहाँ पे बताना चाह रहा है। उसका आप देखो फूड हैबिट्स भी चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले आपके जैसे जो कोस्टल रीजन में लोग रहते थे वो ज्यादातर सी फूड पे ही उनकी लाइवलीहुड डिपेंड रहती थी। लेकिन अब क्योंकि आपके ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया, कनेक्टिविटी अच्छा हो गया, तो वहां के लोग मतलब वहां पे आपके जो स्टेट्स होती है वो दूसरे स्टेट से मंगा लेती है, जो भी नीड होती है आपके अनाज वगैरह की वो दूसरे स्टेट से मंगा लेती है, या फिर फॉरेन से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, आपका कनेक्टिविटी बढ़ गया, तो अब बहुत ज़्यादा वैसा इशू नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जो कोस्टल एरिया में लोग रह रहे हैं वो आपके सी फूड पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन पहले जो कोस्टल एरिया में लोग रहते थे वो सी फूड पे ही डिपेंडेंट रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर आपकी एक्टिविटी नहीं हुआ करती थी। तो समझ आ रहा है कॉन्टेक्स्ट आपका? तो ये एनसीईआरटी का ही लाइन है, लाइन बाय लाइन हमने इस आपके प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर रखा है। तो ये क्योंकि आपका पेड प्रोग्राम का पार्ट है इसलिए हम इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल वे में दे देते हैं। लेकिन मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि एनसीईआरटी का एक लाइन भी आपका मिस नहीं है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल वे में मैंने बना दिया ताकि आपको भी रीड करने में आसान रहे। तो अगर मान के चलो आपके कोई दोस्त हैं, अगर आपको लगता है कि इस कोर्स से आपको बेनिफिट हो रहा है, 10 तक आपको आइडिया लगे गया होगा कि हम कैसे कवर करा रहे हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स को, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कोर्सेज, क्योंकि मार्केट में एनसीईआरटी के अच्छे कोर्सेज बहुत कम अवेलेबल है और खासकर इस प्राइस पे। तो आप जरूर शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ कमी है तो आप फीडबैक भी दे सकते हो ताकि हम उसको और इंप्रूव करें, क्योंकि एट द एंड काम हम आपके बेनिफिट के लिए ही करना है ताकि जो आपका यूपीएससी जर्नी है वो आसान हो जाए। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। वेरिएशन एग्जिस्ट इन नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज, इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो जो वेरिएशन है इन सारी चीजों पे आपकी डिपेंड करती है। अब बात आती है आपकी स्पेशल क्यूरियोसिटी, डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स। तो अगर कोई स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी है, ठीक है, तो उसको स्पेशल क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अगर भैया यहाँ पे पहाड़ है तो क्यों पहाड़ है, यहीं पे क्यों पहाड़ है आपके। ठीक है, अगर कहीं पे वोल्केनो है, जैसे इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो, कहाँ पे, वेरेन आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, तो वहीं पे क्यों है भैया, वो क्या उसका पीछे रीजन है। तो ये जो स्पेशल क्यूरियोसिटी है ना वो एक ज्योग्राफी स्टूडेंट में होना चाहिए। तो अभी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप भी एक ज्योग्राफी स्टूडेंट हो, ऐसा मत सोचना अरे भैया हम तो यूपीएससी वाले हैं तो हम तो सारा जीएस सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हो सारे जीएस सब्जेक्ट, लेकिन अभी क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो अपने आप को क्या कंसीडर करोगे कि आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो। तो आपको क्या कभी ये स्पेशल क्यूरियोसिटी आई है ना। स्पेशल मतलब क्या होता है, स्पेस। ठीक, तो ज्योग्राफी को हम एज अ स्पेस भी ट्रीट करते हैं, एज अ टाइम भी ट्रीट करते हैं, वो आगे अभी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे स्पेस की बात की जा रही है। ठीक है, तो स्पेस में अगर कोई पर्टिकुलर फिजिकल फीचर है तो वहां पे क्यों है, यही इसी को बोलते हैं हम स्पेशल क्यूरियोसिटी। So as a student of geography you should be curious to know about the phenomena which vary over space। तो space by space आपके जो phenomena होते हैं, geographical phenomena, वो vary करते हैं, तो ऐसा क्यों है। उसके बाद diverse understanding आपको होनी चाहिए as being a geography student, so you learn about the diverse lands and people and understand changes over time। और उसके बाद आपका आता है practical skills। ठीक है,
तो जो ज्योग्राफी होता है ना, वो आपको एक प्रैक्टिकल स्किल्स भी आप में डेवलप करती है किसी चीज को, पर्टिकुलर फेनोमेना को स्टडी करने के लिए। सो ज्योग्राफी equips you with skills to understand maps and contribute to national development। तो अगर आपको मान के चलो अपनी कंट्री के बारे में अच्छे से पता है, अगर आपको ग्लोब के बारे में अच्छे से पता है, अर्थ के बारे में अच्छे से पता है, ठीक है, तो आप अच्छे से समझ पाते हो, आप एक अवेयर सिटीजन बन जाते हो और उसके बाद आप नेशनल डेवलपमेंट में ही कंट्रीब्यूट करते हो। तो गवर्नमेंट क्यों फोकस करती है यूथ को अवेयरनेस फैलाने में? मान के चलो आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में ऐसे ऐसे फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका का ये हिस्ट्री रहा है, ठीक है। वैसे आपको साउथ अमेरिका के बारे में अगर पता है, अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज के बारे में पता है, तो आपको जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छे से समझ आएगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका में आए दिन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, है ना, कंट्री में आपस में जो गवर्नमेंट और अपोजिशन होती है लड़ जाती है, उसके बाद बहुत सारे आपको मिलिट्री कू देखने को मिलते हैं। अब अभी आज के टाइम पे जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रखा है वो ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है ना, तो अमेरिका टैरिफ लगाया जा रहा है इंडिया पे, है ना। उसके बाद यूरोपियन कंट्री आपके रेजिस्ट करती है इंडिया को, अगर इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है तो वो फोर्स करते हैं कि हम अरेबियन जो नेशन है उनसे ऑयल इंपोर्ट करें, यूएसए से ऑयल इंपोर्ट करें। लेकिन हर कंट्री क्या देखती है फॉरेन पॉलिसी में? अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती है। तो आपका जो जियोपॉलिटिक्स होता है ना, तो आपने कभी सोचा है कि जियोपॉलिटिक्स क्यों है? उसको हम इंटरनेशनल रिलेशन का ही पार्ट कंसीडर करते हैं, लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स आपका 90s में ये टर्म इमर्ज हुआ, ठीक है। तो जियो मतलब क्या हो गया? आप ज्योग्राफी, अगर आपको ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं है ना, तो आप जियोपॉलिटिक्स समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी फिनोमेना आज के टाइम पे हो रही है ना अर्थ पे, चाहे आप कहीं पे वॉर सुन रहे हो, चाहे कुछ भी सुन रहे हो, उन सब में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। इवन आप हिस्ट्री भी देखते हो तो हिस्ट्री भी आपका ज्योग्राफी ने ही शेप किया है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जब आप एज ऑफ वॉयजेस पढ़ते हो, है ना, कॉलोनियल पीरियड पढ़ते हो, तो वहां पे भी आप देखते हो कि हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स कैसे आए थे, सी रूट के थ्रू आए थे, ठीक है। तो वहां पे भी ज्योग्राफी का रोल है। तो ज्योग्राफी आपके हर जगह है, हर चीज के, हर सब्जेक्ट के डेवलपमेंट में ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए बोला जाता है ज्योग्राफी अपने में ही अब एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया है, नहीं तो ये पहले क्या था? आपका सोशल साइंस का पार्ट हुआ करता था। मतलब ज्योग्राफी में हम हिस्ट्री भी पढ़ते थे, ज्योग्राफी में हम इकोनॉमी भी पढ़ते थे, ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ते थे। समझ आ रहा है ज्योग्राफी का? उसके बाद देखो आगे, तो अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो ना, तो आप अच्छे से पढ़ो ज्योग्राफी, तो आप ना जियोपॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और आप एक अवेयर सिटीजन बनोगे, और एक अवेयर सिटीजन बनोगे तो आप नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करोगे ही करोगे। तो अब आपको आंसर मिल गया कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है ना। अब आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर से हम ज्योग्राफी आपका कोर ज्योग्राफी पढ़ने वाले, लेकिन ये चैप्टर में क्योंकि ये बेसिक्स है, आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है क्या, हम क्यों ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तब जाके आपको आगे इंटरेस्ट आएगा, है ना। नहीं तो ये मतलब बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका, आपके अंदर एक सीड ऑफ क्यूरियोसिटी डाल रहा है। फिर देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। सो अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक लाइक जीआईएस। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी equips you with a valuable skills and contribute meaningfully to national development efforts। तो वही जो हम पढ़ के आ रहे हैं कि ज्योग्राफी आप में ये सारी वैल्यूज जो होती है इनकलकेट करती है। फिर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू मे लाइक टू आस्क, व्हाट इज ज्योग्राफी? अब हमने इतना कथा कहानी तो कर लिया कि ज्योग्राफी ये है, ज्योग्राफी वो है, ज्योग्राफी से पढ़ने से ये फायदा होता है, लेकिन मेन सवाल तो रह गया कि ज्योग्राफी आखिर क्या है ना। तो अब आपको यहाँ पे ये आंसर मिलेगा कि ज्योग्राफी क्या है। सो एनीथिंग विच गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था ज्योग्राफी के कि ज्योग्राफी दो वर्ड से बना हुआ, जियो और ग्राफी से, ठीक है। तो जियो मतलब क्या है? अर्थ, और ग्राफी मतलब स्टडी, ठीक है। तो जब भी हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। तो अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट पूछ रहा है व्हाट इज ज्योग्राफी, तो उसका मतलब है एनीथिंग विच गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी, है ना। फिर देखो, अर्थ इज आवर होम सस्टेनिंग डाइवर्स क्रिएचर, अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म फीचरिंग वेरिएशन इन फिजिकल एलिमेंट्स। तो आपको ही पता है कि अर्थ सरफेस जो है यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे आपकी नदी, कहीं पे आपके प्लेन है, कहीं पे प्लेट्यू है। तो आपका अर्थ जो सरफेस है ये आपके यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएशन आपके कदम कदम पे मिलती है। उसके बाद माउंटेन्स, हिल्स, वैली, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ओशन, लेक्स, डेजर्ट्स एंड वाइल्डरनेस, ये सारी आपकी क्या है? वेरिएशन ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद देखो आगे, अब हम देख रहे हैं फिजिकल फीचर्स, ठीक है। तो फिजिकल फीचर्स में आपके ये सारे आ जाते हैं, माउंटेन, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन 11th क्लास को ना आप एक फ्रेश स्टार्ट ले सकते हो अगर अब तक आपने 10th तक का कवर नहीं किया है, क्योंकि 11th में ना अब जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ रखी है ना, उन सबको तो हम पढ़ेंगे ही, उसके बाद इसमें और कुछ एडवांस चीज़ें एड ऑन हो जाएंगी। तो 11th क्लास तो आपका मस्ट होता है अगर आपको यूपीएससी कनकर करना है। तो अगर आपको ज्योग्राफी पे कमांड पानी है तो 11th क्लास तो आप एनी कॉस्ट पे मिस नहीं कर सकते हो, है ना। इट इज़ नॉन नेगोशिएबल, आपको स्टडी करना
करना ही पड़ेगा ज्योग्राफी, तभी जाके आपका काम हो पाएगा। बाकी आपने कोर्स ले रखा है तो आप तो यार पूरा ही कवर करो, है ना, क्योंकि आपके लिए ही बनाए गए ये सारी चीजें। तो अगर आप 6 to 10 कवर कर लिए होगे तो आपका एक बेस बन गया होगा। तो मेरी बातें भी अब ये समझ आ रही होंगी। जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे हो सकता है उनको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे वाला वीडियोस देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। बाकी हमारे यूट्यूब फ्री सेक्शन में भी लाइव क्लासेस पड़ी हुई हैं, वहाँ पे भी हम जो ये एनसीईआरटी को कवर करा रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो अगर आप कोर्स में इनरोल्ड नहीं हो तो। उसका देखो, अर्थ सरफेस ऑल्सो शोज वेरिएशन इन सोशल एंड कल्चर फीचर। तो आपको मैंने बता दिया था कि हमारे यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, हमारे यहाँ पे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो आपका सरफेस ऑफ द अर्थ है उसमें हम वेरिएशन देखने मिल रहा है, फिजिकल वेरिएशन देखने को मिल रहा है, फिर उस पर कल्चरल वेरिएशन भी है। तो कल्चरल वेरिएशन क्यों है? क्योंकि फिजिकल वेरिएशन है ना। तो कल्चर किस पे डिपेंडेंट है? आपके ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट है। समझ आ रहा है आपको? देखो कैसे मैंने रिलेशन बिठाया, क्योंकि आपके सरफेस पे ज्योग्राफिकल वेरिएशन है, फिजिकल वेरिएशन है, इसीलिए आपके सरफेस पे कल्चरल वेरिएशन भी देखने को मिलता है। व्हाई? बिकॉज कल्चर इज डिपेंडेंट ऑन ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ दैट प्लेस। ठीक, अब देखो, इट इंक्लूड्स मेनी ह्यूमन क्रिएटेड एलिमेंट्स फ्रॉम कल्चरल डेवलपमेंट लाइक विलेजेस, सिटीज, रोड्स, रेलवेज, इवन आप सेटलमेंट देखते हो तो आप हिली एरियाज में कैसे देखते हो? डिस्पर्स सेटलमेंट देखते हो। वही आप प्लेन वाले रीजन में कैसे देखते हो सेटलमेंट? हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया देखते हो, है ना। आपस में लोग पास पास में घर होते हैं जो प्लेन रीजन में, लेकिन वही हिली रीजन में चले जाओ तो बहुत दूर दूर पे आपको घर देखने को मिलते हैं। तो वो कौन डिटरमाइन कर रहा है? आपके ज्योग्राफी डिटरमाइन कर रहा है। समझ आया? फिर देखो, पोर्ट्स, मार्केट्स एंड अदर ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स, ये भी आपके डिटरमाइन करते हैं वहां के कल्चर को। अब जो हमारा सवाल था व्हाट इज ज्योग्राफी, तो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अब यहाँ पे बुक में दे रखा है, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चरल फीचर इज की द फिजिकल एनवायरनमेंट सर्व्स एज द स्टेज फॉर ह्यूमन सोसाइटीज। ह्यूमन सोसाइटीज डेवलप क्रिएटिव स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स विद इन दिस एनवायरनमेंट। तो हमें जो चीज़ मिला नेचर से मिला, फिर हमने कुछ चीज़ें बनाई ताकि हम नेचर से और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। ठीक, तो ऐसा नहीं है, देखो नेचर हमारी लाइफ को तो डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन उस नेचर की भी वैल्यू कब है? जब हम वहां पे प्रेजेंट है। ये चीज याद करो, मैंने नाइन्थ में आपको पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़ाया था कि नेचर जो डिजास्टर है, डिजास्टर की वैल्यू कब है? जब वहां पे आपके ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट है ना। अगर मान के चलो कहीं पे ह्यूमन सेटलमेंट है ही नहीं, तो वहां पे बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, क्या फर्क पड़ता है? उसकी कोई वैल्यू रह गई है? नहीं रह गई है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? वहां के थोड़े से फिजिकल फीचर्स को थोड़ा सा खराब करेगा, लेकिन उससे कुछ इंपैक्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पे आपके लिविंग बीइंग है, कहीं पे आपके ह्यूमन सेटलमेंट है, वहां पे आपके अगर बाढ़ आता है, वहां पे अगर आपका मान के चलो लैंडस्लाइड होता है, तो वो डिजास्टर कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसने डेवास्टेशन कॉज किया, उसके वजह से कई सारी कैजुअलिटीज हुई, लाइफ लॉसेस हुए, तो इसीलिए हम उसको बोल दिए कि यहाँ पे डिजास्टर आया। समझ आया? तो जो नेचर से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, ह्यूमन और नेचर का जो इंटरेक्शन है, तो कहीं ना कहीं हम भी नेचर पे डिपेंडेंट है और नेचर भी हमसे ही इन्फ्लुएंस्ड है, हम पे ही डिपेंडेंट है ना। तो कहीं का नेचर कैसा होगा वो ह्यूमन भी डिटरमाइन करता है। तो मैं आपको एक बढ़िया सा 2 कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक आपका आता है डिटर्मिनिज्म और एक आता है आपका पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म जो है आपका, ये फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट है, राइट। तो पॉसिबिलिज्म का क्या मानना है? मतलब ये स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, अलग अलग थ्योरी होती है, ऐसा नहीं होता कि ये एकदम सही है, ये एकदम गलत है। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूं, हालांकि ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का पार्ट है, बट आप यहां पे ब्रीफली समझ लो। जो डिटर्मिनिज्म होता है वो आपको क्या बताता है कि जो नेचर है वो सुप्रीम है ना। नेचर ही डिटरमाइन कर रहा है कि कैसे वे ऑफ लिविंग होगा वहां के पॉपुलेशन का, लोग वहां पे कैसे रहेंगे। तो ये आपका एक स्कूल ऑफ थॉट हो गया जो कि अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन वहीं पे दूसरे हाथ में पॉसिबिलिज्म क्या बोलता है कि नहीं, ह्यूमन जो है वो नेचर से बड़ा है, ठीक है। ह्यूमन अगर चाहे तो नेचुरल बैरियर को भी क्रॉस करके अपने अकॉर्डिंग सेटलमेंट कर सकता है। अब मैं आप दोनों का एग्जांपल बता देता हूं, दोनों आपको सही बात लगेगी, है ना, और दोनों सही बात है भी, लेकिन कोई भी आपके ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बोथ आर ग्रे, है ना। मतलब ना ये पूरा सही है ना ये पूरा सही है, कहीं बीच में इसके हम लाई करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके नेचर डिटरमाइन करता है वे ऑफ लिविंग को। तो आप जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चले जाओ तो वहां पे आपको ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन मिलेगी, वहां पे आपको ज्यादा कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने कर दिया है, बट आपको ज्यादा पे वहां पे जैसे नॉर्थ इधर साइड दिल्ली जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे जिस लेवल की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, वैसे आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नहीं देखने को मिलता कनेक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वहां का टेरेन ऐसा है। तो ये डिटर्मिनिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, ये यही बता रहा है कि नेचर आपके डिटरमाइन कर रहा है कि कहीं पे आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, कहीं पे आपके सेटलमेंट कैसे होगा। लेकिन वहीं पे जो पॉसिबिलिज्म बोल रहा है, इसका मैंने एग्जांपल में बताता हूं आपको, सऊदी अरबिया, ठीक। तो सऊदी अरबिया क्या है? आपके पूरा डिजर्ट है,
एक्सट्रीम कंडीशन आपके वहाँ पे, तो कायदे से तो वहाँ पे डेवलपमेंट होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आप जाके चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, यूएई चले जाओ, ये सब जगह कितना डेवलपमेंट हो चुका है ना। मतलब ये आपके छोटे छोटे नेशन है, डिजर्ट वाले रीजन में लाई करते हैं, लेकिन फिर भी इतने डेवलप हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन थे उन्होंने नेचुरल बैरियर को पार कर दिया। फिर डैम हम बना देते हैं, तो जो रिवर का फ्लो है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं बड़े बड़े डैम बना के, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो होता है उसका ये मानना है कि जो मैन है वो सुप्रीम है ना, मतलब हम डिटरमाइन करते नेचर कैसे होगा। लेकिन ना ही ये पूरा सही है, ना ही ये पूरा सही है। तो अब मैं इसका भी आपको एग्जांपल देता हूं। तो डिटरमिनिज्म का एग्जांपल मिल गया, पॉसिबिलिज्म का एग्जांपल मिल गया। अब ये दोनों ही कैसे अपने में नहीं सही है, तो अब ये देख लो। अब देखो, जापान जो है वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशन है ना। आपको पता है जापान आज के डेट में मतलब सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशन में से एक है। लेकिन फिर भी आप देखते हो हर साल लगभग वहां पे कोई ना कोई डिजास्टर आ ही रहता है, या तो सुनामी आ जाएगा या अर्थक्वेक आ जाएगा। तो अगर वो इतने ही ज्यादा स्ट्रांग थे जापानीज, अगर ह्यूमन बीइंग इतना ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्यों नहीं प्रिवेंट कर देता किसी डिजास्टर को। आप चाहो तो रोक सकते हो आपदा को, कभी नहीं रोक सकते हो, है ना। तो जो आना है वो आके रहेगा। और एक साल बाद हर दूसरे साल, हर साल आपके लगभग जापान में कोई ना कोई डिजास्टर आते रहता है, ठीक है। तो उसके बाद वो अलग बात है, वापस वो डेवलप कर लेते हैं उस चीज को, लेकिन फिर से डिजास्टर आता है, खराब कर देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेचर आपका सुप्रीम है। तो जो पॉसिबिलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट वाले थे, जो बोल रहे थे कि ह्यूमन कुछ भी कर सकते हैं, कोई नेचुरल बैरियर नहीं होता है, तो उसको ये डिस्कार्ड करता है। अब यहीं पे डिटरमिनिज्म स्कूल ऑफ थॉट वाले जो है उसको कौन डिस्कार्ड करेगा? जैसे मैंने सऊदी अरबिया का एग्जांपल बताया, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अब हम चांद पे पहुंच चुके हैं, राइट। तो चांद पे पहुंचना एक टाइम पे आपके इम्पॉसिबल हुआ करते थे, लेकिन हम पहुंचे ना, ह्यूमन बीइंग ने ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया, ऐसा टूल डेवलप किया। फिर अभी हम सोचते हैं कि हम किसी का माइंड रीड नहीं कर सकते, लेकिन अब आपका वो भी डेवलप हो गया, जो आपका न्यूरल नेटवर्क आपने सुना होगा, है ना, एलोन मस्क वाली कंपनी है। तो उन्होंने अब ये डेवलप कर दिया कि हम आपका माइंड भी रीड कर सकते हैं। तो अब ये भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। कल को आप हो सकता है कि टाइम ट्रैवल वाला भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, राइट। क्योंकि अभी तो हमें टाइम नॉर्मल कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन टाइम एज पर आइंस्टाइन भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, राइट। अगर आप एक स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हो तो आपके लिए टाइम कांस्टेंट हो जाता है। तो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट हो गया, तो थोड़ा सा बताते बताते थोड़ा डेप्थ में चले जाते हैं। बट आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझो कि कोई भी आपका स्कूल ऑफ थॉट जो है पूरी तरीके से सही नहीं होता है, ठीक है। हमेशा हमें ऑप्टिमम कंडीशन लेके चलना होता है। तो इन्हीं दोनों को काउंटर करने के लिए, इन्हीं दोनों का बीच का पाथ लेने के लिए एक और नया स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ, जिसको हम बोलते हैं नियो डिटरमिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म, राइट। लेकिन अब उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि चैप्टर रह जाएगा आपका। तो अब वापस से चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था, मैन और नेचर का इंट्रैक्शन। मैन और नेचर का जो इंट्रैक्शन होता है, इसको समझने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? ज्योग्राफी हेल्प करता है। समझ है? तो ये सिंपल लैंग्वेज में अब से आप याद रखना। सो इन वेरी सिंपल वर्ड इट कैन बी सेड दैट ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। फिर देखो आगे, अब आपका ये फैक्ट है, द टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय इराटोस्थेनिस, ठीक है। तो इराटोस्थेनिस को आपके फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। ज्योग्राफी टर्म इन्होंने ही पहली बार कॉइन किया था। अ ग्रीक स्कॉलर 276 to 194 BC, the word has been derived from two roots from Greek language, geo अर्थ एंड ग्राफोज मतलब डिस्क्रिप्शन। तो अगर कोई चीज डिस्क्रिप्शन दे रही है अर्थ की तो उसको हम बोल रहे हैं ज्योग्राफी। तो इराटोस्थेनिस आपके कौन थे? फादर ऑफ ज्योग्राफी थे। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? आपके हेरोडोटस थे। अब आप सोच रहे हो सर आप फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों बता रहे हो? अब मैं आपको यहाँ पे भी एक रिलेशन बताता हूँ कि जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो हेरोडोटस का ये स्टेटमेंट है कि हिस्ट्री कांट बी रीड विदाउट ज्योग्राफी। तो कहीं ना कहीं आपके जो हिस्ट्री है उसको हम बिना ज्योग्राफी के समझ ही नहीं सकते हैं, एज पर हेरोडोटस, जो कि जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कंसिडर किया जाता है। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ज्योग्राफी है ना, इट इंटेल्स मल्टीपल सब्जेक्ट इन इट, है ना। ये आपके अमेलगमेशन है अलग अलग सब्जेक्ट्स का। और हम ज्योग्राफी भी जब पढ़ते हैं तो हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है आपका कोरोलॉजी, एक होता है आपका क्रोनोलॉजी। मतलब एक में हम स्पेशल पढ़ते हैं, एक में हम टाइम पढ़ते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ज्योग्राफी इज स्पेशियो टेम्पोरल स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है। फिर देखो, द अर्थ इज कंसिडर्ड द abode of human beings. Scholars define geography as the description of the earth as the abode of human beings. Reality and earth are multifaceted and multidimensional. Many discipline study different aspect of अर्थ surface, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल जो साइंस है वो कैसे अर्थ सरफेस को स्टडी करती है? जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, बोटानी, जूलॉजी, मेट्रोलॉजी। और सोशल साइंसेस जो है वो अर्थ को कैसे स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक्स के थ्रू, हिस्ट्री के थ्रू, सोशियोलॉजी के थ्रू, पॉलिटिकल साइंस के थ्रू और एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे आपके यूपीएससी के भी सब्जेक्ट है, इसमें कुछ आपके ऑप्शनल भी है। तो ज्योग्राफी जो जिसका ऑप्शनल है ना, बहुत प्यारा ऑप्शनल है। तो आप भेड़ चाल में मत चलना। बहुत लोग बोलते हैं कि ज्योग्राफी जो ऑप्शनल है आपका मतलब
बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, बहुत कम स्कोरिंग होता है, ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आप अच्छे से करते हो ना, तो अगर मान चलो आपको हर सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा कमांड है ना, तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि उसमें हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा अंश आपको मिल जाता है। फिर देखो, ज्योग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस इन इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड मेथडोलॉजी, बट एट द सेम टाइम इट इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन्स। समझ आ रहा है? तो ज्योग्राफी आपका डिफरेंट हो सकता है अप्रोच में, कि हम कैसे ज्योग्राफी के थ्रू अर्थ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी डिफरेंट हो सकता है अदर सब्जेक्ट से, लेकिन ये आपके रिलेटेड ही अदर सब्जेक्ट से। जैसे इट इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन, ज्योग्राफी डिराइव्स इट्स डेटा बेस फ्रॉम ऑल द नेचुरल सोशल साइंसेस एंड अटेम्प्ट्स देयर सिंथेसिस। तो ज्योग्राफी में हम हर एक जो आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उससे हम कुछ ना कुछ पार्ट लेके ज्योग्राफी में डाल देते हैं, ठीक। तो ज्योग्राफी अभी भी आपका डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी अभी कंप्लीट है, ओवर द टाइम ये फिर चेंज हो जाएगा कुछ, ठीक। तो जैसे पहले मैं बता रहा था, पहले सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी को ही ज्योग्राफी कंसिडर किया जाता था, बाद में उसमें आपको ह्यूमन ज्योग्राफी भी ऐड कर दिया गया, ठीक है। आफ्टर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आपका जो इडियोग्राफिक अप्रोच से आपके नोमोथेटिक अप्रोच की तरफ आ गए। तो ये सब चीजें आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ते हो, और यहाँ पे आपको बस बेसिक्स में बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी आपके कैसे एज अ सब्जेक्ट डेवलप हुआ है, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है। फिर देखो आगे, एरियल डिफरेंशिएशन, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, इसको समझना, और मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि हम किसी अगर एरिया के यूनिकनेस को स्टडी कर रहे हैं, कि हाउ अ रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर रीजन बेस्ड ऑन इट इज यूनिकनेस। तो किसी जगह का यूनिकनेस बोलते हैं ना को वेरिएशन ऑफ फिनोमेना। एरियल डिफरेंशिएशन इज द को वेरिएशन ऑफ फिनोमेना ऑफ अ प्लेस। तो एक प्लेस दूसरे प्लेस से कैसे डिफरेंट है उसके यूनिकनेस के बेसिस पे, राइट। So the Earth's surface exhibit variation in both physical and cultural environment. Many phenomena are similar, while many others are dissimilar across space. So geography is thus perceived as the study of areal differentiation. ये आपका एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि किसी रीजन की यूनिकनेस पे फोकस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हिमालयस के बारे में जब पढ़ रहे हैं, तो हिमालयस आपके अदर रीजन से यूनिक है, तो उसका डेवलपमेंट का जो प्लान होगा वो भी अलग होगा, है ना। वैसे ही अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को अगर डेवलप करना है, तो उसकी क्योंकि स्पेशलिटी अलग है, उसकी यूनिकनेस अलग है, तो उसका जो डेवलपमेंट प्लान बनेगा वो अलग बनेगा। वैसे जो डेजर्ट रीजन है वो आपका अलग फिजिकल फीचर है, तो उसका जो डेवलपमेंट प्लान बनेगा वो अलग बनेगा। तो एज पर नीड, एज पर यूनिकनेस ऑफ द रीजन, जो गवर्नमेंट होती है, जो आपकी गवर्निंग बॉडीज होती है, वो आपके डेवलपमेंट प्लान या प्लानिंग करती है उस पर्टिकुलर रीजन के, ठीक है। तो एरियल डिफरेंशिएशन और एरियल इंटीग्रेशन, एरियल इंटीग्रेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे आपके एक रीजन दूसरे रीजन से सिमिलर है, राइट। उनमें दो रीजन में क्या सिमिलैरिटीज है वो हम एरियल इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। इधर हम पढ़ रहे हैं एरियल डिफरेंशिएशन, तो कैसे एक रीजन दूसरे रीजन से डिफरेंट है, राइट। और ये इसको हम जिस अप्रोच से पढ़ते हैं ना, वो है, उसका नाम है आपके इडियोग्राफिक अप्रोच, इडियोग्राफिक अप्रोच, ठीक है। ये आपके कौन सा अप्रोच होता है बेसिकली, ये आपका बॉटम अप अप्रोच होता है, बॉटम अप अप्रोच। अब ये इडियोग्राफिक से आपके क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, यूपीएससी के आपके अलाइड एग्जामिनेशन में इडियोग्राफिक से क्वेश्चन आ रखा है, इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक पे, तो इसलिए इसको समझ लो। तो इडियोग्राफिक मतलब क्या होता है कि किसी हम स्पेसिफिक एरिया को पढ़ रहे हैं, राइट, उसकी यूनिकनेस को पढ़ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो भी प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं बॉटम अप अप्रोच। तो एक एरिया को पढ़ा और उसके बेसिस पे एक जनरल लॉज बनाया। वहीं अगर हम नोमोथेटिक जब पढ़ते हैं, तो नोमोथेटिक अप्रोच कौन सा होता है कि हम जनरल लॉ पढ़ रहे हैं, एक जनरल लॉ बना रहे हैं और उसके बेस पे किसी एरिया को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो जनरल लॉज बनेंगे वो बेस्ड होंगे ऑन साइंटिफिक लॉजिक, ऑन एविडेंस, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं नोमोथेटिक अप्रोच। तो वो अभी आगे हम देखेंगे। अभी आप एरियल डिफरेंशिएशन देख लो। तो जो एरियल डिफरेंशिएशन जो टर्म था ना, इसको किसने कॉइन किया था? हार्टशॉन ने, हार्टशॉन, ये ध्यान रखना। एरियल डिफरेंशिएशन जो ये टर्म है, इसको किसने कॉइन किया था? हार्टशॉन ने, ठीक है। इसके प्रोपाउंडर थे आपके हेटनर, लेकिन इसको इस जो टर्मिनोलॉजी है इसको दिया था हार्टशॉन ने। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आप हार्टशॉन शेफर्ड डिबेट भी पढ़ते हो, लेकिन उधर हम नहीं जाते हैं। फिर देखो, ज्योग्राफी स्टडीज फेनोमेना दैट वेराई ओवर स्पेस। ज्योग्राफर्स एनालाइज नॉट ओनली दिस वेरिएशन बट ऑल्सो द एसोसिएटेड फैक्टर कॉजिंग देम। तो जो ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने एनालाइज किया सिर्फ इस वेरिएशन को नहीं, बल्कि जो भी फैक्टर एसोसिएटेड है वेरिएशन से रिलेटेड, ठीक है, उनको भी उन्होंने एनालाइज किया। फिर देखो, जब हम एरियल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो मैंने वही आपको बताया कि डेवलपमेंट करने के लिए बहुत हेल्प होता है।
क्योंकि हर रीजन की डिमांड अलग होती है, तो हर रीजन में आप सेम प्लानिंग से डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, राइट। उसके बाद एरियल डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है, अगर किसी एरिया को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपके क्रॉपिंग पैटर्न के बेसिस पे भी कर सकते हो कि क्योंकि कहीं पे क्रॉपिंग पैटर्न आपके डिफरेंट है, डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। फिर आपके रिलेटेड फैक्टर में आ जाते हैं सॉइल, क्लाइमेट, मार्केट डिमांड, फार्मर कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी। जैसे डेक्कन प्लेट्यू में आपको ब्लैक सॉइल मिलता है, ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में आपको एलुवियल सॉइल मिलता है, वैसे रेड सॉइल आपको मिलता है सदर्न रीजन में, लेटराइट सॉइल आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। तो डिफरेंट सॉइल्स आपको अलग अलग रीजन में मिलते हैं। फिर देखो causal relationship, understanding connection between phenomena. फिर the core concern of geography is to identify causal relationship between phenomena. Geographer use a cause and effect framework to explain phenomena. तो कॉज और इफेक्ट, जैसे कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे पहले कारण जान रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जान रहे हैं, वैसे ही ज्योग्राफी भी है। तो ज्योग्राफी में भी हम देख रहे हैं, अगर कहीं पे मान के चलो ये क्रॉपिंग पैटर्न है तो क्यों है और उसका इफेक्ट क्या होगा, कहीं पे ये फिजिकल फीचर है तो क्यों है और उसका इफेक्ट क्या होगा। तो ज्योग्राफर हमेशा कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप मेथडोलॉजी फॉलो करके किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फिर देखो दिस अप्रोच एड्स इन इंटरप्रिटेशन एंड हेल्प्स फ्यूचर फिनोमेना। तो ये जो एरियल डिफरेंशिएशन वाला अप्रोच है ये आपके बहुत सारे फ्यूचर फिनोमेना में भी हेल्प करता है। फिर डायनेमिक नेचर ऑफ ज्योग्राफी, अब हम देखेंगे ज्योग्राफी आपके कैसे काफी डायनेमिक सब्जेक्ट है। सो ज्योग्राफिकल फिनोमेना आर नॉट स्टैटिक, दे आर हाईली डायनेमिक एंड चेंज ओवर टाइम। अब इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमालयन को हम यंगफोल्ड माउंटेन बोल रहे हैं, लेकिन हिमालयन का फॉर्मेशन कब हुआ, 16 मिलियन ईयर्स अगो। उससे पहले हिमालय था क्या, नहीं था, ठीक है। वैसे ही अरावली जो है, अरावली तो प्री कैम्ब्रियन एरा में आपके फॉर्म हुआ है, प्रोटेरोजोइक एरा, मतलब अराउंड 2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। लेकिन आज के डेट में जो अरावली है वो वही अरावली है क्या जो उस टाइम पे फॉर्म हुआ था, नहीं। उसकी हाइट उस टाइम पे ज़्यादा होगी, ओवर द टाइम जब उसमें इरोजन हुआ तो आज के डेट में अरावली की जो करंट हाइट है वो इसके ओरिजिनल हाइट से काफ़ी कम होगी, ठीक। तो इसीलिए जो ज्योग्राफी भी होता है ना काफ़ी डायनेमिक होता है, क्योंकि जो लैंडफॉर्म होता है आपका वो ओवर द टाइम चेंज होता है, जो आपका ह्यूमन सेटलमेंट होता है वो आपके ओवर द टाइम चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सऊदी अरबिया है, जो आपके अरबियन नेशंस हैं, वो पहले डेजर्ट हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप करके वहाँ के ह्यूमन एफर्ट्स के वजह से आज के डेट में वो काफ़ी डेवलप्ड रीजन में काउंट होते हैं, है ना। तो ज्योग्राफी आपका स्पेस क्योंकि आपका चेंज होता है, टाइम आपका चेंज होता है, इसलिए ज्योग्राफी आपका स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, रादर इट इज डायनेमिक सब्जेक्ट। फिर देखो चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम इंटरैक्टिव प्रोसेसेस बिटवीन एवर चेंजिंग अर्थ एंड अनटायरिंग एंड एवर एक्टिव ह्यूमन बीइंग्स। तो वही मैं बता रहा हूं कि जो चेंजेस हैं ये कैसे आते हैं, इंटरैक्टिव प्रोसेसेस से। किसके बीच में इंटरेक्शन, आपके जो नेचर है और जो ह्यूमन बीइंग है उसके इंटरेक्शन। अब जैसे हम जिस तरीके से नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने नेचर को भी तो चेंज कर रहे हैं ना। जैसे आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, है ना, तो नेचर में चेंजेस हुआ। तो ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं नेचर के साथ वो डिटरमाइन कर रहा है आपके जो ये चेंजेस हैं। फिर देखो आगे नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, राइट। सो ह्यूमन अर्थ इंटरेक्शन आर डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग। प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो जो पहले के टाइम पे जो प्रिमिटिव ह्यूमन हुआ करते थे वो डायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट हुआ करते थे। देन ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन एज इंटीग्रेटेड होल। तो ये सब चीजें मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में ही बता दी। अब देखते हैं आगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ, शुरू में आपको टाइम लगता है ना, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब आप उसका जिस्ट पकड़ लिए ना कि एक्चुअली हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ज्योग्राफी किसको कह रहे हैं, हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमने एक लाइन में अगर बोला जाए तो इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, अगर हम इसको समझ लिए तो हमें ज्योग्राफी समझ आ जाएगा, ठीक। दूसरी चीज हमने जो लर्निंग पाई कि ज्योग्राफी जो है वो अपने में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बाद में बना, पहले ये आपका सोशल साइंस का पार्ट हुआ करता था। और आज भी आपके ज्योग्राफी में मल्टीपल आपके जो सब्जेक्ट्स है वो आपके क्या है, इनटेल्ड है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, ठीक है। फिर देखो आगे नेचर इन्फ्लुएंसेस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये हमने देख लिया। इम्प्रिंट्स आर सीन ऑन फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड ऑक्यूपेशन, ये भी हमने देख लिया कि कैसे ज्योग्राफी आपके फूड पे, शेल्टर पे और क्लोथिंग पे सब पे अपना छाप छोड़ता है। फिर ह्यूमन अडेप्ट टू एंड मॉडिफाई नेचर। अब जैसे जहाँ पे जो ह्यूमन रह रहे हैं वो उनका जो बॉडी है वो अडेप्ट कर लेता है उस नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे जो हाई एल्टीट्यूड में रीजन में रहने वाले जो लोग हैं उनका लंग्स वैसा हो गया है, हम जाते तो हाफ जाते वहाँ पे, है ना, क्योंकि हमारा ये हैबिट नहीं है। हम पहले जाते तो हमें वहाँ पे एक्लिमेटाइज होने में ही कुछ समय लगता है, उसके बाद जाके हम वहाँ पे अडेप्ट हो पाते हैं। लेकिन जो वहाँ पे लोग वहीं पे रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको देख लो, उनको थकान भी नहीं होगी, ना उनको उतनी ठंड लगती है। वही जो लोग अगर मान चलो
आपके नॉर्थ में आ जाते हैं या सदर्न रीजन में चले जाते हैं गर्मियों के टाइम पे, तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी वो अडेप्टेड नहीं है ये इस टाइप का टेम्परेचर फेस करने के लिए। जैसे यूरोपियंस जो आते हैं इंडिया में, तो उनके लिए यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे जब वो आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे मान चलो 30 डिग्री सेल्सियस भी है ना, तो उनके लिए बहुत गर्म है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो चुका है, क्योंकि यूरोपियन नेशन में ज़्यादातर ठंड ही रहती है, राइट। तो जैसे जहाँ पे लोग रह रहे हैं उस वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका शरीर जो है वो अडेप्ट हो चुका है। यही यहाँ पे बताना चाहता है। इवन जो जानवर भी देखने को मिलेंगे आपको, अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलेंगे अक्रॉस द रीजन्स। उसका भी जो मेन कॉज है वो यही है कि आपके हर रीजन एक दूसरे से अलग है। और किन किन बेसिस पे अलग है? क्लाइमेट, सॉयल, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज पैटर्न, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सेटलमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर प्रेजेंट सोसाइटीज हैव इवॉल्व्ड बियॉन्ड प्रिमिटिव डिपेंडेंसी, लेकिन टेक्नोलॉजी और टूल्स के डेवलप हो जाने के बाद जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से थोड़ी सी कम हो गई है। मतलब अब हम इन्वायरमेंट पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, अब कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एडवांस कर लिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल रेगिस्तान में सेटलमेंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया उस हिसाब से, तो अब रेगिस्तान में भी डेवलपमेंट हो सकता है। वैसे ही आपके हाई एल्टीट्यूड रीजन में ही डेवलपमेंट हो रहा है। वैसे ही आप देख रहे होगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है, क्योंकि उस लायक हमारे पास मशीनरी और टूल्स और टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। फिर देखो, मॉडर्न सोसाइटीज मॉडिफाई नेचर यूजिंग टेक्नोलॉजी, दिस एक्सपैंड्स देयर ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो जो हमारा रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ जाता है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे रिसोर्सेज पहले नहीं पड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि वो पहले टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं थे और इकोनॉमिक फिजिबल नहीं थे, दैट्स वाई वो रिसोर्सेज हमारे लिए यूटिलिटी में नहीं आते थे। लेकिन अब हमारे पास वो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, हमारे पास उतना पैसा है, सो इसलिए वो हमारा रिसोर्स अब हमारी यूटिलिटी में आ गया और जो हमारी रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो चुका है, राइट। सो प्रिमिटिव स्टेज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन इमीडिएट इन्वायरमेंट, फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ और फिर मॉडर्न स्टेज में फ्रीडम फ्रॉम इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट। अब ये लाइन देखो, बहुत प्यारा लाइन है, इससे आपको पूरा चैप्टर का जिस समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू क्रिएटेड द सॉइल, है ना, तो जो नेचर है, नेचर ने सॉइल बनाया, बट वी क्रिएटेड द कप, बट आई क्रिएटेड द कप, लेकिन मैंने उस मिट्टी से क्या बनाया? कप बनाया, है ना। कप की जगह आप बर्तन भी ले लो। तो नेचर ने, यू ने, मतलब एक ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहा है नेचर से, सो यू क्रिएटेड द सॉइल, आपने सॉइल बनाया, हमने उस सॉइल से क्या बनाया? कप बनाया। यू क्रिएटेड नाइट, आपने रात बनाई, आई क्रिएटेड द लैम्प, हमने रोशनी का सोर्स बना दिया, है ना। तो अंधेरा तो नेचुरल है, लेकिन हमने उसका क्या बनाया? लैम्प बना दिया, दिया बना दिया, सोर्स ऑफ लाइट बना दिया, ठीक। यू क्रिएटेड विल्डरनेस, हिली टेरेंस एंड डेजर्ट्स, आपने हिली टेरेंस बनाया, डेजर्ट्स बनाया, विल्डरनेस बनाया, बट आई क्रिएटेड फ्लावर बेड्स एंड गार्डन्स, लेकिन मैंने उस पर क्या किया? फ्लावर बेड बना दिया, मैंने गार्डन्स बना दिया। तो कितनी प्यारी लाइन है। अगर लिटरल मीनिंग देखोगे तो बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन अगर फिलोसफिकल वे में सोचोगे तो बहुत डीप लाइन है कि कैसे नेचर ने जो दिया उसको हमने कैसे मोल्ड किया और उस चीज को हमने मोल्ड करके अपने यूज में लाया, ठीक है। तो नेचर ने सॉइल बनाया, हमने कप बना लिया। नेचर ने हिली टेरेन बनाया, डेजर्ट बनाया, हमने फ्लावर बेड्स बना लिए, गार्डन्स बना लिए, ठीक है। नेचर ने रात बनाई, नाइट बनाया, हमने रोशनी बना ली, लाइट बना लिया, ठीक। तो ये सारी डेप्थ में आपको जाना बहुत जरूरी है अगर आप किसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। देन ह्यूमन बीइंग्स हैव कंट्रीब्यूटेड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी मूव्ड ह्यूमन फ्रॉम नेसेसिटी टू फ्रीडम, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमें नेसेसिटी से फ्रीडम की तरफ ले गया है। तो ये सारी लाइंस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसको समझना और ध्यान देना है। फिर ह्यूमंस हैव लेफ्ट देयर इम्प्रिंट्स एवरीवेयर, और टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद हम अपनी छाप हर जगह छोड़ चुके हैं, है ना। तो पहले बोला जाता था कि पहले ही बढ़िया था भैया कि ह्यूमन हर जगह नहीं पहुंच पाए थे, जो एक्सट्रीम जगह थे वहाँ पे तो नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद अब हम हर जगह घुस जा रहे हैं, चाहे वो घने जंगल हो, चाहे डीप इनसाइड द ओशन हो, चाहे चांद हो, चाहे स्पेस हो। अभी इवन जाके हम स्पेस पे भी अपना छाप छोड़ रहे हैं गंदगी करके, है ना। तो ह्यूमंस अब हर जगह लगभग पहुंच चुके हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन फिर वही चीज सोचो कि हम कितना भी पहुंच जाएं, लेकिन हम पूरे नेचर के डेप्थ में नहीं जा सकते हैं। जैसे आज भी हमारे पास इतनी हैवी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम हार्डली कितना 16 से 17 किलोमीटर डिग कर पाए, ठीक। उसका डेप्थ हम कितना भी जा सके अंदर, लेकिन अब तक हम मैक्सिमम डेप्थ का कितना पहुंच चुके हैं? वही 16-17 किलोमीटर ओशन में मैक्सिमम डेप्थ हम पहुंच पाए। लेकिन ओशन आपको पता है कि हजारों किलोमीटर गहरा है आपके। तो हम कितनी भी टेक्नोलॉजी, ये भी सच्चाई है कि हम कितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, कितना भी टूल्स डेवलप कर ले, लेकिन हम पूरे नेचर को कभी नहीं जान सकते। इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी हम 2 से 3% बस नेचर को जान पा रहे हैं। तो यही है आपका डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। और जो इससे पहले मैंने स्टेटमेंट यूज किया कि हम हर जगह पहुंच चुके हैं, हर जगह छाप छोड़ चुके हैं, वो हो गया आपका पॉसिबिलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट।
समझ आया? फिर देखो आगे, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि आपके स्पेस में, जो आपका स्पेस है उसमें कैसे चीजें ऑर्गेनाइज्ड है, लाइक फिजिकल जो फीचर्स आपके कैसे अरेंज्ड है, आपके वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे इवन सेटलमेंट कैसा है ना। फिर देखो, दस वी नाउ फॉर ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग्स एंड ज्योग्राफी स्टडीज दिस इंटरेक्टिव रिलेशनशिप। तो बार बार वही टर्म आ रहा है, उसी को वो अलग अलग तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर देखो, स्पेस बिकेम ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो मैंने आपको वही बता दिया कि पहले आपके कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा नहीं था, पहले आपके ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स इतने डेवलप नहीं हुए थे, इसीलिए आपके कहीं ना कहीं जो लोग थे वो नेचर पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। लेकिन अब आपका कम्युनिकेशन बढ़ गया है, ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से आपका जो वर्ल्ड भी है वो आपके कनेक्टेड हो गए हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बढ़ जाने की वजह से भी आपकी जो दूरियां हैं वो कम हो चुकी हैं, तो इसीलिए अब हम पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंडेंट नहीं हैं और जो हमारा वे ऑफ इंट्रैक्शन विथ नेचर है वो चेंज हो चुका है। देन दीज नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ लिंक्स, नोड्स, रूट्स फॉर मूवमेंट, सेटलमेंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड हायरार्कीज। देन दीज कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड द स्पेस। तो ये सारे कंपोनेंट जो है वो स्पेस को क्या किए, इंटीग्रेट कर दिए। ये लाइन समझना, पहले क्या था, चीजें स्पेस जो थे आपके डिफरेंट हुआ करते थे, आपस में कनेक्टेड नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इवन हमारे इंडिया का ही खोज वास्को डी गामा ने किया, लेकिन ऐसा थोड़ी ना था कि हमारा इंडिया पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, हमारा देश भारत पहले भी एग्जिस्ट करता था, है ना, लेकिन वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं थे हम लोग। हालांकि हड़प्पा सिविलाइजेशन में हम देखते कि हम इजिप्शियन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ भी ट्रेड करते थे, लेकिन पूरे वर्ल्ड के साथ हम कनेक्टेड नहीं थे। वैसे आपके यूरोपियन जो नेशन थे वो आपके अमेरिकन नेशन से कनेक्टेड नहीं थे, राइट। तो ये सारे वर्ल्ड अपने में आपस में कनेक्टेड नहीं थे क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी बोट्स नहीं हुआ करती थी, कोई माध्यम नहीं हुआ करता था एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने का। लेकिन ओवर द टाइम जब आपके ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डेवलप हो गए, जब आपका लिंक रूट्स डेवलप हो गए, जब आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, बड़ी बड़ी मशीनरीज आ गई, ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो अब जो है ये सारे स्पेस क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ये सारे स्पेस आपस में क्या हो गए, इंटीग्रेट हो गए, दूरियां कम हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है दूरियां, लिटरल दूरियां कम नहीं हुई हैं, दूरियां उतनी ही है। अगर कोई चीज़ पहले 1000 किलोमीटर थी तो अभी 1000 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने वहां तक जाने का रास्ता बना लिया है तो अब हम इजिली पहुंच सकते हैं, तो अब हम बोल रहे हैं दूरियां कम हो गई है। अब जैसे रूरल एरिया में जाओगे तो आप 15 किलोमीटर ट्रैवल करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन दिल्ली में 15 किलोमीटर क्या ही है, मेट्रो में बैठो आराम से आप आधा घंटा 40 मिनट में पहुंच जाओगे। समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? लिटरल मीनिंग नहीं है दूरियां कम, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है कि हमने कनेक्टिविटी डेवलप कर ली है तो दूरियां कम हो चुकी हैं, जो स्पेशल इंटीग्रेशन हो चुका है, राइट। फिर देखो, ये सब हम देख लिया, लिंक्स एंड रूट्स, नोड्स एंड सेटलमेंट और स्पेशल इंटीग्रेशन। ग्रेजुअली द स्पेस बिकम ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और धीरे धीरे जो स्पेस है ये आपस में क्या हो गई हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं। एक कल्चर का इन्फ्लुएंस दूसरे कल्चर में आ चुका है, राइट। कोई भी चीज़ आपस में आप आज के टाइम पे आइसोलेटेड नहीं रह चुकी हैं। अब आपका आता है ज्योग्राफी पढ़ने के टाइम पे 3 फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। अब इसको हम समझते हैं एक एक करके। पहले ज्योग्राफी जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो मैं आपको रीड करके बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ एक एग्जांपल लेके, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। खुद से पढ़ने जाओगे तो बहुत मुश्किल होगा, यहाँ पे समझ लो आप। सो व्हाट क्वेश्चन क्या है, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर द क्वेश्चन अबाउट व्हाट। तो कुछ क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल कहीं किसी स्पेस पे पैटर्न है, ठीक है, तो कौन सा पैटर्न है, कौन सा फिजिकल फीचर है, राइट। तो आपका जो ज्योग्राफी होता है ये 3 क्वेश्चन से शुरू होता है, व्हाट, वेयर एंड हाउ से। सबसे पहले तो हम देखते हैं उस स्पेस में आपका क्या पैटर्न है, कल्चरल पैटर्न क्या है, वहां पे फिजिकल फीचर्स क्या है, व्हाट, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा पे कहां पे है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके हिल्स है तो वो कहां पे है, अगर आपका डिजर्ट है तो वो कहां पे है। और तीसरा क्वेश्चन है हाउ, वाई, ठीक है। तो अगर कहीं पे हिमालय है, कहीं पे आपके सहारा डेजर्ट है तो वहीं पे क्यों है ना, वाई, क्यों है, समझ आ रहा है। तो पहला आया व्हाट कि क्या है पैटर्न, फिर वेयर कहां है वो पैटर्न, और उसके बाद वाई क्यों है वो पैटर्न। अब इन तीनों को अच्छे से समझना। व्हाट में हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एरिया में डेजर्ट मिलता है, कहीं पे आपके माउंटेन्स मिलते हैं, कहीं पे आपके प्लेन्स मिलते हैं, कहीं पे आपके प्लेट्यूज मिलते हैं। अब हम डेजर्ट का एग्जांपल लेके चलते हैं, राइट, ये तीनों क्वेश्चन को समझने के लिए। तो हमने व्हाट से ये पता लगा लिया कि वहां का कल्चरल पैटर्न क्या है, डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट क्या है। अब हम देखेंगे डेजर्ट कहाँ पे मिल रहा है। तो जब आप अर्थ में पढ़ते हो डेजर्ट आपको कहाँ पे मिलता है, या तो आपके इक्वेटोरियल जोन में मिलेगा या आपके सब ट्रॉपिकल बेल्ट पे मिलेगा।
इक्वेटोरियल जोन और सब ट्रॉपिकल बेल्ट पे ही क्यों मिलेगा, तो इसका भी रीजन है। जैसे अब ये रीजन कौन बता रहा है, वाई बता रहा है, तो वेयर तो हमने देख लिया कि कहां कहां पे मिलेगा आपके, है ना, इक्वेटोरियल जोन पे, ट्रॉपिकल जोन में और सब ट्रॉपिकल जोन में भी मिलता है, राइट। ज्यादातर आपके कहां मिलता है, सब ट्रॉपिकल जोन में और इक्वेटोरियल जोन के आसपास। अब वहीं पे आपके क्यों मिलेगा, तो इसका रीजन जान लो। तो ये हम क्या बता रहे हैं, वाई क्वेश्चन से। द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द प्रोसेसेस एंड फिनोमेना। दिस एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन वाई। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में क्यों रेगिस्तान मिलते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे एयर आपके सबसाइड करते हैं, एयर सबसाइड करते हैं तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता तो बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती है तो रेगिस्तान बन जाता है ना। वैसे इक्वेटोरियल रीजन में आपके क्यों है रेगिस्तान, क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है। क्यों इवेपोरेशन ज्यादा है, क्योंकि आपके सनलाइट वहां पे डायरेक्टली फॉल करती है, टेम्परेचर वहां पे बहुत ज्यादा होता है, राइट, तो वहां पे आपको डिजर्ट देखने को मिल जा रहा है, राइट। वैसे ही आप अगर माउंटेन का एग्जांपल आप अगर लेते हो तो माउंटेन आपके कहां पे मिल रहा है, हिमालयन रीजन नॉर्दर्न साइड में। नॉर्दर्न साइड में क्यों मिल रहा है, क्योंकि वहां पे दो प्लेट आपके कोलाइड किए थे। एजेस पे आपको क्यों माउंटेन मिलता है, जैसे वेस्टर्न घाट देख रहे हो आप, ईस्टर्न घाट देख रहे हो, एंडीज देख रहे हो, रॉकीज देख रहे हो, ये सारे माउंटेन मोस्टली आपको कहां पे मिलेंगे, एजेस पे मिलेंगे। एजेस पे ही क्यों फॉर्म होते हैं, इसके लिए आपको प्लेट टेक्टोनिक्स का फॉर्मेशन जानना है। तो वो हमारा कौन आंसर कर रहा है, वाई आंसर कर रहा है कि माउंटेन तो हमें यहां पे मिल रहा है लेकिन क्यों मिल रहा है, वाई। वो आपको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन कर रहा है। समझ आया। तो कोई भी चीज पहले व्हाट, कहां पे मिल रहा है, वेयर, और उसके बाद क्यों मिल रहा है वहां पे, ये बताता वाई। ये तीन चीज को हम समझ लेते तो हमारा जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पे आपको एक रिलेशन में बताता हूं, जब पहले ज्योग्राफी हम पढ़ते थे तो वहां पे हम व्हाट और वेयर को ही एड्रेस करते थे सिर्फ, कि हाँ भाई यहाँ पे हिमालय है, हिमालय ऐसा 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 होता है, इसके ये फीचर होते हैं, हम वाई पे फोकस नहीं करते थे। लेकिन ओवर द टाइम जब ज्योग्राफी में हमने साइंस को इंटीग्रेट किया तो अब हम वाई क्वेश्चन को भी आंसर करने लगे। तो अब हम सिर्फ ये नहीं पढ़ते हिमालयन फॉर्मेशन कैसे हुआ, बल्कि क्यों हुआ वहां पे, ये भी हम पढ़ते हैं, है ना। तो अब आपको मजा आ रहा होगा ना, अब आपको समझ आ रहा होगा, एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो गया होगा कि ज्योग्राफी कैसे इवॉल्व हो रहा है आपके। तो पहले तो हम व्हाट और वेयर पे फोकस कर रहे थे। अब मान के चलो जब हमने ज्योग्राफर्स ने देखा यार कि जो ज्योग्राफी है वो ह्यूमन लाइफ को ही तो इंपैक्ट कर रही है, ठीक है, उसके बाद हमने जब साइंस इंटीग्रेट किया तो ज्योग्राफर फिर वाई की तरफ भी बढ़ने लगे कि अब हिमालयन फॉर्मेशन तो हम बता रहे लेकिन उसके पीछे का रीजन भी बता रहे कि वहां पे ही क्यों हो रहा है। डेजर्ट फॉर्मेशन तो हम बता रहे हैं लेकिन उसके पीछे का रिलेशन भी बता रहे हैं। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े, फिर हम उसका ह्यूमन पे भी इंपैक्ट पढ़ने लगे, तो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट डेवलप हुआ, है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपके वेरियस ब्रांचेस हैं जो कि आगे अभी हम देखेंगे, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, राइट। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कॉन्टेक्स्ट, ये तीन क्वेश्चन। अब ये तीन क्वेश्चन को आप पढ़ना, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसलिए एग्जाम्पल के साथ पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हालांकि एग्जाम्पल आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, तभी आपको एक टीचर की नीड होती है। फिर देखो आगे। So the first two question, what and where, address distributional and locational aspect of natural and cultural feature। ठीक है, तो मैंने बता दिया पहला जो था what and where, ये आपके फिजिकल फीचर और कल्चरल एस्पेक्ट है, उसको बता रहे हैं। फिर they provided inventoried information of what feature existed and where they were located। तो ये आपके एक इन्वेंट्री क्रिएट करते थे, ये बताते थे कि कहाँ पे क्या है। जैसे रॉकीज आपके नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज आपके साउथ अमेरिका में, हिमालयज आपके इंडिया में है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका ये एक इन्वेंट्री क्रिएट करते थे। तो पहले हम ज्योग्राफी इतना ही तक पढ़ते थे कि ये चीज यहाँ पे मिलता है, ये चीज यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे ये पैटर्न है, यहाँ पे ये पैटर्न है। दिस अप्रोच वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, राइट। तो ये अप्रोच आपके कॉलोनियल पीरियड में पॉपुलर था। देन ज्योग्राफी ओनली बिकेम अ साइंटिफिक डिसिप्लिन वंस द थर्ड क्वेश्चन वाई वॉज एडेड। अब समझ आया। तो अब चैप्टर आपको रिलेट हो रहा होगा। चैप्टर का नाम क्या था, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो ज्योग्राफी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कब कन्वर्ट हुआ, जब हमने उसमें वाई ऐड कर दिया। समझ आया। तो ज्योग्राफी आपका ज्योग्राफी कब बना, जब उसमें साइंस का कंपोनेंट ऐड हो गया। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ज्योग्राफी इज एन अमेलगमेशन ऑफ सोशल साइंस एंड साइंस, जहां पे हम एक साइड ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, दूसरे साइड हम उसके पीछे का जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना है उसके पीछे का रीजन को भी पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको ज्योग्राफी में जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हो, जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, तो वहाँ पे बहुत सारी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन रहती है। हवा ऐसे बहता है, टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, वाटर का स्पेसिफिक टेम्परेचर, इस टाइप की चीज़ें आप पढ़ते हो ज्योग्राफी में भी। कभी कभी तो आपको ये भी लगता है कि अरे ये तो हम साइंस ही पढ़ रहे हैं ना, प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवा फ्लो कर रही है, ये सब चीज़ें तो पढ़ते ही हो। तो अब आपको वो चीज़ रिलेट होगी कि क्यों हम ज्योग्राफी में साइंस कहाँ से आया, ऐसे आया जब वाई को आंसर करने लगे हम। तो फिर आगे देखते हैं ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। अब हम देख रहे हैं ज्योग्राफी को एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, कैसे इसमें बहुत सारे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंटीग्रेटेड है।
So geography stands out as an integrating discipline due to its unique approach to understanding the earth system and human interaction. It synthesizes knowledge from diverse fields, offering a comprehensive view of our world. तो इसने अपने अंदर नॉलेज सिंथेसाइज किया है फ्रॉम डाइवर्स फील्ड, अलग अलग फील्ड से, ठीक है, टू नो आवर वर्ल्ड कॉम्प्रिहेंसिवली. सो इट कनेक्ट्स नेचुरल साइंस, ठीक है. तो ज्योग्राफी में आपके नेचुरल साइंस भी इंक्लूडेड है, लाइक जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, विथ सोशल साइंसेस लाइक इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, है ना. फिर इट एग्जामिन्स द कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटी. Then it provides a holistic understanding of phenomena by considering their spatial dimension. Then it integrates data and concept from various disciplines to analyze patterns and processes on earth. तो जो अलग अलग आपके डिसिप्लिन्स हैं वहाँ से डेटा कलेक्ट करता है और उससे हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं कि कहीं पे पर्टिकुलर पैटर्न है, कहीं पे पर्टिकुलर फीचर्स हैं, तो वो क्यों है, ठीक है. तो वो डेटा अलग जो आपके फील्ड्स है उसके डेटा को यूज करके एक्सप्लेन करते हैं, हम उस वाई को आंसर करते हैं, ठीक है. जैसे हम जो क्लाउड फॉर्मेशन है उस फेनोमेना को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ साइंस डेटा, राइट. फिर देखो आगे, दिस सिंथेसिस अप्रोच. तो यहाँ पे हम कैसे चीज़ों को सिंथेसाइज कर रहे हैं, अलग अलग डाइवर्स फील्ड के नॉलेज को सिंथेसाइज कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर जगह को अच्छे से जान पा रहे हैं. सो इसी को हम बोल रहे हैं स्पेशल सिंथेसिस. मतलब स्पेस में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उसके नॉलेज को सिंथेसाइज करना और एक क्यूमुलेटिव नॉलेज प्रोड्यूस करना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ज्योग्राफी बोल रहे हैं. टू नो आवर सराउंडिंग, टू नो द इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटी. देन हिस्ट्री इन कॉन्ट्रास्ट अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस. अब मैं आपको एक वर्ड यूज किया था शुरू में कि हेरोडोटस ने क्या बोला था कि हिस्ट्री कांट बी रेड विदाउट ज्योग्राफी. तो ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों बोला था, क्योंकि हम ज्योग्राफी को टेम्पोरल भी हमें लेके चलना होगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपका जब साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ते हो, ठीक है, साइकिल ऑफ इरोजन में आप टेम्पोरल अप्रोच भी देखते हो, क्योंकि जो माउंटेन्स है पहले क्या थे, ये आपके पहले धीरे धीरे बढ़ रहे. जैसे हिमालय अभी भी राइज कर रहा है, क्यों, क्योंकि अपनी यूथफुल स्टेज में है. उसके बाद धीरे धीरे इसमें इरोजन शुरू होगा जब अपने मैच्योर स्टेज में हो जाएगा. फिर एक टाइम पे जाके ये आपके पेडी प्लेन में या मोनाडनॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब छोटे छोटे पर्वत पहाड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे. उसके बाद फिर से आपका प्लेट मूवमेंट होगा, फिर से आपका माउंटेन फॉर्मेशन होगा. तो ये क्या है, एक साइकिल फॉर्म हो रहा है, राइट. तो इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल अप्रोच, मतलब कोई भी चीज अपने आप को फॉलो करती है. तो वैसे हिस्ट्री भी जब आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री भी आपके कौन डिटरमाइन कर रहा है, ज्योग्राफी डिटरमाइन कर रहा है. तो जैसे हम महाजनपदास पढ़ते हैं, तो महाजनपदास में देखते हो आप कि जो मेजर महाजनपदास थे वो कहाँ पे सेटल्ड हुए, वो आपके नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में सेटल्ड हुए, ठीक है. नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में क्यों सेटल्ड हुए, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल सॉइल था, ठीक है, वेरियस रिवर सिस्टम वहाँ से पास होती थी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी. उसके बाद आपको लोकेशनल एडवांटेज भी था, लाइफ आसान भी थी. तो आपके ज्योग्राफी डिटरमाइन कर रहा है हिस्ट्री को. तो हिस्ट्री भी आपका कैसे डिसाइड हुआ, वहाँ के ज्योग्राफी के बेसिस पे. और ज्योग्राफी आपके कैसे डिसाइड हो रहा है, आपके हिस्ट्री के बेसिस पे, राइट. तो दोनों आपस में रिलेटेड है. तो हिस्ट्री कांट बी रेड विदाउट ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी कांट बी रेड विदाउट हिस्ट्री. और यहाँ हिस्ट्री से मेरा मतलब क्या है, टेम्पोरल अप्रोच. ज्योग्राफी से मेरा मतलब क्या है, स्पेशल अप्रोच, ठीक. तो ये लिख लेना, हिस्ट्री आपका क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया आपका टेम्पोरल, ज्योग्राफी आपका क्या हो गया, स्पेशल. और पूरे अर्थ को आप कैसे स्टडी करते हो, स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में ही, है ना. जब 3D से आप 4D जाते हो तो 4D में हम क्या लिखते कंसिडर करते हैं, स्पेस और टाइम को कंसिडर करते हैं. टाइम एज पर आइंस्टाइन क्या था, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना. तो अभी हमें लग रहा है टाइम बढ़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन टाइम देखा जाए तो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करोगे तो आपके लिए टाइम वैसे भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना. बाकी तो ये भी बोला जाता है कि अगर मिल्की वे गैलेक्सी को पार कर लिया आप तो टाइम आप वापस से आप पुराने टाइम पे चल जाओगे, मतलब टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल है. तो बहुत ये सब डेप्थ कॉन्सेप्ट है, साइंस की पार्ट हो गई, लेकिन अभी हम इधर ज्योग्राफी पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं खुद को. फिर देखो, फिर हिस्ट्री को हम क्रोनोलॉजी भी बोलते हैं, क्रोनोलॉजी. और ज्योग्राफी को हम कोरोलॉजी भी बोलते हैं, कोरोलॉजी. समझ आ रहा है. तो ये सब कुछ आपके टर्म्स हैं जो हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए. तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है आपस में रिलेटेड है, ठीक. So geography approach is holistic in nature. It recognize the world as a system of interdependency. ठीक है. तो कैसे आपके जो वर्ल्ड है वो आपस में रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है. देन द वर्ल्ड इज परसीव्ड एज अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू रिड्यूस डिस्टेंसेस. तो वर्ल्ड को ज्योग्राफी क्या कंसिडर कर रहा है, एक ग्लोबल विलेज कंसिडर कर रहा है, ठीक है. क्यों, ड्यू टू रिड्यूस डिस्टेंसेस, क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ आपको पता है कि हर चीज आसपास ही हो गई है. जैसे आप आराम से फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हो, है ना, एक दिन में फ्लाइट से ट्रैवल करके.
तो डिस्टेंस रिड्यूस हो गई है, इसलिए पूरे ज्योग्राफी पूरे अर्थ को एक ग्लोबल विलेज कंसिडर कर रहा है और अकॉर्डिंगली स्टडी कर रहा है। Then better transportation means have increased accessibility, reducing distances. Audio, visual media and information technology have enriched the database. फिर आगे देखो, technology offers improved monitoring of natural phenomena, economic parameters and social parameters. Geography integrates with numerous natural and social sciences. All sciences share the basic objective of understanding reality. तो सारे साइंस का यही है बेसिक पर्पस कि हमें रियलिटी को जानना है। अगर कोई फेनोमेना अकर हो रहा है अर्थ पे तो उसको हमें समझना है क्यों हो रहा है ना। सारे साइंस का बेसिक रीजन तो यही है। साइंस भी क्या है, आपका टूल ही तो है अपने बाहरी वर्ल्ड को, आउटर वर्ल्ड को जानने के लिए। तो वैसे ही जो ज्योग्राफी है ये भी आपका एक टूल है। तो कोई भी आपका फील्ड ऑफ साइंस है वो उसका जो बेसिक पर्पस है, उसका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, टू फाइंड द रियलिटी। वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग है ना, हमारा जो धर्म है वो क्या है, सच्चाई की खोज करना। परम सत्य क्या है, और परम सत्य यही है एज पर आवर सनातन धर्म कि हम जीव नहीं, हम आत्मा है, और जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। समझ आया? थोड़ी स्पिरिचुअल चीज़ें भी हो गई, थोड़ा आपका ज्योग्राफिकल बातें भी हो गई। फिर देखो आगे, Geography notes differences in phenomena from place to place. It integrates these differences holistically, even when they vary geographically. Geographers need a broad understanding of related fields for logical integration. तो इसलिए जो जोग्राफर है ना, इनको अलग अलग फील्ड का नॉलेज होना इनके लिए ज़रूरी हो जाता है, ताकि ये एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन दे पाए कि कोई फेनोमेना अकर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। समझ आया? फिर देखो आगे, अब ये देखो फील्ड ऑफ ज्योग्राफी है ना, तो आप, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो ये फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो फील्ड ऑफ ज्योग्राफी में यही दिखाया हुआ है कि कैसे ज्योग्राफी आपके अलग अलग फील्ड से बन के एक नया ज्योग्राफी बन गया, एक सब पार्ट बन गया ज्योग्राफी का। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम मेट्रोलॉजी पढ़ते हैं और मेट्रोलॉजी को ज्योग्राफी से इंटीग्रेट करते हैं तो आपका कौन सा सब्जेक्ट बन जाता है, क्लाइमेटोलॉजी। तो आप पढ़ते हो कि नहीं ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी, तो ये भी पढ़ते हो आप। वैसे ही आप हाइड्रोलॉजी जब आप पढ़ रहे हो उसको ज्योग्राफी से इंटीग्रेट कर दिए तो वो आपका क्या बन गया, ओशियोनोग्राफी बन गया, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं एक ओशियोनोग्राफी भी आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। वैसे ही जब आप पेडोलॉजी पढ़ते हो और उसको ज्योग्राफी से इंटीग्रेट करते हो तो आपका क्या बन जाता है, सॉइल ज्योग्राफी बन जाता है। तो अलग अलग फील्ड ऑफ स्टडी तो है, ये अपने में ही एक सब्जेक्ट है। हाइड्रोलॉजी आपका अपने में ही एक सब्जेक्ट है, जियोलॉजी आपके अपने में ही एक सब्जेक्ट है, मेट्रोलॉजी आपके अपने में ही एक सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम उसको ज्योग्राफी के साथ इंटीग्रेट कर दे रहे तो आपका एक नया सब्जेक्ट बन के आ रहा है। जैसे मेट्रोलॉजी को ज्योग्राफी के साथ इंटीग्रेट कर रहे तो आपका क्लाइमेटोलॉजी बन जा रहा है, पेडोलॉजी को ज्योग्राफी के साथ इंटीग्रेट कर रहे तो आपका सॉइल ज्योग्राफी बन जा रहा है। वैसे ही हाइड्रोलॉजी को ज्योग्राफी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपका ओशियोनोग्राफी बन जा रहा है। वैसे ही अगर आपके जियोलॉजी को ज्योग्राफी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी बन जा रहा है। अब समझ आए, ये सब जब आप टर्म सुनते थे जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, एनवायरमेंट ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये सब कहां से आ रहे हैं, ये सब अलग अलग फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि ज्योग्राफी के साथ इंटीग्रेट करके एक नया सब पार्ट बन गया ज्योग्राफी के। वैसे ही देख लो जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी आपके मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी बन गए, स्टैटिस्टिक आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन ज्योग्राफी, उसके बाद बोटानी आपके फाइटो ज्योग्राफी हो गया, जूलॉजी आपके जू ज्योग्राफी हो गया, इकोलॉजी आपके ह्यूमन इकोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस आपके इन्वायरमेंट ज्योग्राफी हो गया। तो अब इतना सारा हमें ज्योग्राफी नहीं पढ़ना पड़ता अपने यूपीएससी के लिए, हमारे पास ये कुछ लिमिटेड ज्योग्राफी है जो हमें अपने यूपीएससी एग्जामिनेशन में पढ़नी पड़ती है। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी, उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, ये सब कुछ ज्योग्राफीज है जो हमें अपने जीएस में पढ़नी पड़ती है। बाकी ऑप्शनल में और 2-4 एक्स्ट्रा है, दैट्स इट। फिर आगे देखो, Geography attempts to comprehend the association of phenomena as related in section of reality. Geography helps in understanding the reality in totality in its spatial perspective. तो ज्योग्राफी जो हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी, रियलिटी को फाइंड करने में इन टोटैलिटी, समझ रहे हो, ये मतलब संपूर्ण तरीके से सच्चाई को जानने में कौन हेल्प कर रहा है, आपके ज्योग्राफी हेल्प कर रहा है। पूरे फेनोमेना को समझने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, आपके ज्योग्राफी हेल्प कर रहा है इन इट्स स्पेशल पर्सपेक्टिव। समझ आए? फिर देखो आगे, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जैसे आर्यन इन्वेजन मैंने बता दिया था, इन्वेजन इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद नेचुरल बैरियर्स, अब नेचुरल बैरियर्स जो है आपके वो भी ज्योग्राफी को डिटरमाइन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कोल्ड डेजर्ट जो है उसका एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिमालय। नहीं तो साइबेरियन रीजन से कोल्ड विंड आते हैं, अगर हिमालय नहीं रहता तो हमारा सिर्फ लद्दाख तक कोल्ड डेजर्ट सीमित होकर नहीं रहता, बल्कि वो आगे बढ़ के पूरे इंडिया में फर्दर एक्सपैंड कर जाता, ठीक है। सो in India, Himalayas acted as barrier
बट पासेस प्रोवाइड रूट्स टू माइग्रेंट्स एंड इन्वेडर्स फॉर सेंट्रल एशिया। लेकिन वहीं दूसरी हाथ में आपके हिमालय जो है वो एक रूट भी प्रोवाइड कर रहा है टू दी इन्वेडर्स। जो हमारे इन्वेडर्स है वो ज़्यादातर कहाँ से आए, वही वाले रूट से जो आपके पास थे, ठीक है, हिमालयन में जो पास प्रेजेंट थे वहीं से तो आपके इन्वेडर्स आए मोस्टली, राइट। जैसे ग्रीक जो इन्वेड किए, जब आपका सिकंदर इन्वेड किया तो वो उसी रीजन से इन्वेड किया है। और इवन जो आपके माइग्रेंट्स भी होते थे जो दूसरे कंट्री से आते थे इंडिया में शरण लेने, वो भी आपके इन्हीं पासेस और रूट्स के थ्रू आते थे। तो यहाँ पे वही बताने का कोशिश कर रहा है कि हिमालय एक साइड बैरियर की तरह एक्ट भी कर रहा है, जो साइबेरिया से कोल्ड विंड आ रहे हैं उनको भी रोक रहा है, और एक साइड में आपके रूट भी, पैसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। वैसे मैरीटाइम एक्सेस नेविगेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्ड यूरोपियन कंट्रीज कोलोनाइज एशिया एंड अफ्रीका इंक्लूडिंग इंडिया थ्रू ओशियनिक एक्सेसिबिलिटी। फिर देखो आगे, टाइम स्पेस रिलेशन। तो ये मैंने टेम्पोरल और स्पेशल रिलेशनशिप आपको ऑलरेडी बता दिया ज्योग्राफी का, तो बस एक बार रीड कर लेते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। ज्योग्राफिकल फैक्टर हैव हिस्टोरिकल मॉडिफाइड इवेंट्स वर्ल्ड वाइड, एवरी ज्योग्राफिकल फिनोमेना चेंजेस ओवर टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन टेम्पोरली। तो ये मैंने बता दिया कि जो भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना हो रहे हैं ये आपके टाइम बाई ओवर द टाइम आपके चेंज होंगे, और हर एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना को हम टेम्पोरली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे जो आपके हिमालयन का फॉर्मेशन है वो कुछ स्टेजेस में फॉर्मेशन हुआ है, और अभी आपके जो हिमालयन है वो यूथफुल स्टेज में है, ठीक है। फिर देखो, चेंजेस इन लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑक्यूपेशंस एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स फॉलो अ डेफिनिट हिस्टोरिकल कोर्स। मेनी ज्योग्राफिकल फीचर्स रिजल्ट फ्रॉम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय इंस्टीट्यूशंस एट स्पेसिफिक टाइप। तो बहुत सारे जो आपके ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, ठीक है, ये आपके कैसे फॉर्म हुए हैं, बाई इंस्टीट्यूशंस एट स्पेसिफिक टाइम्स। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह आप देखते हो, आर्टिफिशियल गार्डन्स देखते हो, तो ये कैसे बनाए गए, इंस्टीट्यूशंस द्वारा बनाया गया। तो बहुत सारे आपको जो ज्योग्राफिकल फीचर देखने में मिल रहे हैं, इवन वेटलैंड ले लो आप, तो ये यहाँ पे आपके मैनमेड होते हैं। तो ये सब आपको कैसे देखने को मिल रहा है, ओवर द टाइम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा डेवलप किया गया। फिर स्पेस टू टाइम और टाइम कन्वर्जन। अब स्पेस हम कैसे स्पेस को हम कैसे समझ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए प्लेस से आपको बी प्लेस पे जाना है, तो जो आपका प्लेस ए है और जो प्लेस बी है उसको समझने के लिए हमें स्पेस को स्टडी करना पड़ेगा, और जो उसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, हमें मान के चलो 2 घंटा 3 घंटा लग रहा है उस जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइम कन्वर्जन। सो 2 आवर्स अवे बाई प्लेन और 17 आवर्स बाई फास्ट ट्रेन। तो ये क्या हो गया, टाइम कन्वर्जन हो गया। तो स्पेस को हमने टाइम में कैसे कन्वर्ट किया समझ आया। तो एक चीज दूसरे चीज से मान के 1500 किलोमीटर दूर थी, तो ये हो गया आपका स्पेस, राइट। और इसको ट्रैवल करने में मेरे को इस स्पेस से इस स्पेस में पहुंचने में मेरे को मान के चलो कुछ स्पेसिफिक आवर्स लग रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका टाइम हो गया। तो ये रिलेशन देखो, ये इसलिए बोलते हैं बुक पढ़ना जरूरी होता है कि क्योंकि इस टाइप के रिलेशन आप सोच ही नहीं पाओगे खुद से। बुक आपको एक बहुत बोलते हैं ना डाइवर्स आपको इंसाइट देती है किसी भी चीज को सोचने के लिए, एक बैक लिंकेजेस क्रिएट करती है, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू आपको उस चीज को और ईजी बना देती है समझने के लिए। फिर देखो, टाइम कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पेस एंड स्पेस इनटू टाइम, दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज कंसिडर्ड द 4th डायमेंशन। तो मैंने बता ही दिया था आपको, स्पेस और जो टाइम है उसको हम 4th डायमेंशन कंसिडर करते हैं, राइट। तो अदर 3 डायमेंशन आपके क्या है, ये आप मेंशन करना। फिर दिस linkages is explained in 2 segments. It is clearly depicted in the relationship diagram showing geography connection with different nature and social sciences. तो आगे अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी में कि ज्योग्राफी में और कौन कौन से आपके डिसिप्लिन इंटीग्रेटेड है। देखो, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में हम अप्रोच के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है सिस्टमैटिक अप्रोच और एक आता है आपका रीजनल अप्रोच। तो सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होता है, तो याद करो मैंने जो इडियोग्राफिक अप्रोच बताया था वही हो गया आपका काइंड ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच। मतलब इसमें हम एक सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस को स्टडी कर रहे हैं, उसके स्पेसिफिक फीचर को स्टडी कर रहे हैं, और उससे हम कोई आपके लॉ को इंड्यूस कर रहे हैं। तो इसको हम इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड, ठीक है। इंडक्टिव मेथड को हमेशा लेमन टर्म में याद रखना, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब किसी स्पेसिफिक जगह को पढ़ के और उसके बाद हम उसके लिए कुछ जनरल लॉज दे रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जो वेस्टर्न सहारा वाले रीजन में जो डेजर्ट है उसके फॉर्मेशन में कोल्ड करंट का भी रोल है, राइट। और हमने एक जनरल लॉ बना दिया कि जो डेजर्ट फॉर्म होता है वो आपके कोल्ड करंट से होता है। तो ये क्या हो गया, आपका इंडक्टिव अप्रोच हो गया, इंडक्टिव मेथड, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल। तो इसके जो पायनियर थे वो कौन थे, हम्बोल्ट थे। तो हम्बोल्ट बहुत फेमस ज्योग्राफर थे, मतलब ये समझ जाओ कि हर जगह खुद से विजिट करते थे, कितनी नदियां इन्होंने तैर के पार की, कितने पहाड़ ये चढ़े सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन को स्टडी करने के लिए। ही वॉज ग्रेट ज्योग्राफर, ठीक है। और इनको
इनको जनरल जोग्राफर भी बोला जाता था क्योंकि ये हर जगह को जाके स्टडी करते थे, खुद से विजिट करते थे पर्सनली। आर्म चेयर नहीं थे, मतलब घर पे बैठे बैठे लॉज नहीं देते थे, खुद विजिट करते थे और उस जगह के फिनोमेना को ये क्या बोलते स्टडी करते थे। और जो हम्बोल्ट करंट आप सुनते हो, हम्बोल्ट करंट भी आपके इन्हीं के नाम से इंस्पायर्ड है, राइट। सो इंट्रोड्यूस्ड अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इनका टाइम पीरियड क्या है 1769 से 1859, ऑल्सो नोन एज जनरल ज्योग्राफी अप्रोच, स्टडीज अ फिनोमेना ग्लोबली एज अ होल, आइडेंटिफाइज टाइपोलॉजी और स्पेशल पैटर्न। एग्जाम्पल, स्टडिंग नेचुरल वेजिटेशन वर्ल्ड वाइड टू आइडेंटिफाई टाइप्स लाइक इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट, ये सब उन्होंने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद एक जो हम्बोल्ट इनिग्मा करके न्यूज़ में भी आपके था लास्ट ईयर, वो भी इन्हीं की फाइंडिंग थी, हम्बोल्ट इनिग्मा। तो लेक्चर के बाद आप जाके उसके बारे में स्टडी कर लेना, कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछ ही लेंगे। फिर देखो रीजनल अप्रोच। अब रीजनल अप्रोच में हम लोग कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, आपका जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब एक हम जनरल लॉ डिड्यूस कर रहे हैं, उससे फिर हम एक स्पेसिफिसिटी, उससे हम किसी एरिया को स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, डिडक्टिव अप्रोच। ये लिख लेना, अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं वाइट कर लेता हूँ। ये आपके इंडक्टिव था और ये आपके डिडक्टिव, फिर से लिख देता हूँ, डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है। ये आपका बॉटम अप अप्रोच है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद हम पूरा जनरल लॉ निकाल रहे हैं, और यहां पे हम जनरल लॉ को बना के उसके बाद पर्टिकुलर एरिया को स्टडी कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम टॉप टू डाउन, टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन ये जो अप्रोच है ये आपके एविडेंस बेस्ड होता है। सो इट इज डेवलप्ड बाय कार्ल रिटर, तो ये इसके पायोनियर थे, राइट। कंटेम्प्रेरी ऑफ हम्बोल्ट, हम्बोल्ट के ये कंटेम्प्रेरी थे, ये जो कार्ल रिटर थे। ही डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू रीजन्स एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स, तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड को पर्टिकुलर रीजन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टडीज ऑल ज्योग्राफिकल फिनोमेना विद इन अ पर्टिकुलर रीजन, तो एक रीजन को उठाया और वहां का सारा फिनोमेना को स्टडी किया इन्होंने। देन रीजन्स कैन बी नेचुरल, पॉलिटिकल और डेजिग्नेटेड। फिनोमेना आर स्टडी होलिस्टिकली सीकिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो जो भी फिनोमेना को इन्होंने स्टडी किया वो इंटीग्रेटेड मैनर में स्टडी किया, होलिस्टिक मैनर में स्टडी किया, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो डाइवर्स चीज़ों को इन्होंने इंटीग्रेटेड मैनर में स्टडी किया। दैट्स वाई हम क्या बोल रहे हैं कि ये कौन सा अप्रोच फॉलो करते थे, डिडक्टिव अप्रोच, मतलब इन्होंने डिड्यूस किया डाइवर्स चीज़ों को लेके एक पर्टिकुलर चीज़ में एक पर्टिकुलर जनरल लॉ बना के किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया को स्टडी किया, और उसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। इडियोग्राफिक ये वाला हो गया, अगर इडियोग्राफिक सिस्टमैटिक को हम इडियोग्राफिक भी बोलेंगे, इडियोग्राफिक, और रीजनल को हम नोमोथेटिक बोलेंगे, समझ आया। फिर आगे देखो, डुअलिज्म इज अ मेन अर्ली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज्योग्राफी। तो डुअलिज्म हम किसको बोलते हैं कि मान के चलो जो दो आपके डिफरेंट मेथोडोलॉजी बट उसका आउटकम कॉमन है, उसको हम बोलेंगे डुअलिस्टिक थॉट। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर होता है या वेव नेचर होता है, ठीक है, तो ये आपका डुअलिज्म हो गया। वैसे ही आपके जैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे, तो इन दोनों का जो मेथोडोलॉजी था वो अलग अलग था, लेकिन आउटकम क्या था, फ्रीडम, है ना। तो ये क्या हो गया, डुअलिस्टिक थॉट हो गया। वैसे एक आता है डाइकॉटमी, तो डाइकॉटमी में दो थॉट एकदम पैरेलल होते हैं, दोनों आपस में नहीं मिलते हैं, जैसे प्लेन और प्लेट्यू, है ना। Then emphasis in study determine the dualism. Early scholars focused on physical geography. तो जो अर्ली जोग्राफर थे वो ज़्यादातर फोकस किस पे किए थे, फिजिकल ज्योग्राफी पे किए थे। बाद में जब समझ आया कि ह्यूमन का भी रोल है ज्योग्राफी में, तो फिर ह्यूमन ज्योग्राफी आपके इवॉल्व हुआ एज अ सब्जेक्ट। सो ह्यूमन बींग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ सर्फेस एंड नेचर। कल्चरल डेवलपमेंट लेड टू द राइज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। देन ह्यूमन ज्योग्राफी एम्फेसाइज ह्यूमन एक्टिविटीज। फिर देखो आगे, अब ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में हम देख रहे हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, जैसे वोल्केनो, अर्थक्वेक, माउंटेन बिल्डिंग, ये सब हम जियोमॉर्फोलॉजी में कवर करते हैं। फिर आता है आपका क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम विंड पैटर्न को पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद वेदर कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, ये सब किस में आ जाता है, आपके क्लाइमेटोलॉजी में आ जाता है, राइट। उसके बाद देखो आगे, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी मतलब ओशियोनोग्राफी, हम लोग ओशियोनोग्राफी पढ़ते हैं ना, करेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, वाटर मास के बारे में पढ़ते हैं, वाटर सैलिनिटी के बारे में पढ़ते हैं, ओशंस के बारे में पढ़ते हैं। सो स्टडी वाटर रियल्स और अर्थ सरफेस इंक्लूड्स ओशंस, लेक्स, रिवर्स, अदर वाटर बॉडीज। उसके बाद सोशल सॉइल ज्योग्राफी। तो सॉइल ज्योग्राफी में हम लोग सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ते हैं कि किन रीजन में किस टाइप के सॉइल्स आपके मिलते हैं।
तो ये सारे आपके क्या हो गए, फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट हो गए। अब ह्यूमन ज्योग्राफी देखोगे आप, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपके जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप पढ़ते हो। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हो, जेंडर इक्विटी की बात कर रहे होते हो, फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हो, है ना। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आप पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे होते हो, जैसे ओवर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट्स हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो, ठीक है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हो। वैसे ही आप हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में आप ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हो, हाउ रीजन्स अटेन देयर प्रेजेंट डे स्टेटस, ये पढ़ते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल ऑफ इरोजन हो गया, है ना। उसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप व्यू स्पेस थ्रू पॉलिटिकल इवेंट्स, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ते हो। फिर किसी स्पेस को कैसे कोई पॉलिटिकल इवेंट इन्फ्लुएंस करती है, ये सारी चीज़ें आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हो। तो ये सब किसका पार्ट हो गया, आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, जहाँ पे हम ह्यूमन और ज्योग्राफी के बारे में इंट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये जो फर्दर ब्रांचेस निकल के आए और ये आपके मिलके क्या बने, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट। तो ये पहले नहीं हुआ करती थी, पहले सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी हुआ करती थी। तो आप लोग ये मत सोचना कि अरे पहले ही सही था, कि कम से कम हमें यूपीएससी में सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता, ये ज्योग्राफर्स ने गलत किया भाई ह्यूमन ज्योग्राफी को लाके। लेकिन आप क्या करें, अब तो आ गया, पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। फिर देखो आगे, तो ये आपका फ्लो चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी का, एज इट इज गिवन है, तो आप ये फ्लो चार्ट को गो थ्रू कर सकते हो। जैसे देखो फिजिकल हो गया, ये बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच में बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले फिजिकल में हमने देख लिया क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी, तो इसमें हम ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक आपका ये पार्ट है ज्योग्राफिकल थॉट। फिर ह्यूमन इकोलॉजी, फिर उसके बाद मेथड एंड टेक्निक्स में आपके कार्टोग्राफी हम पढ़ते हैं, जिसमें हम मैप फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। फिर फील्ड सर्वेज मेथड के बारे में पढ़ रहे होते हैं। फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। फिर आपके जियो इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जैसे जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, LIS हो गया आपका। फिर ह्यूमन में हम देखो, ह्यूमन में हम आपके सोशियो कल्चर, पॉपुलेशन पढ़ रहे होते हैं, इकोनॉमिक पढ़ रहे होते हैं, पॉलिटिकल पढ़ रहे होते हैं, हिस्टोरिकल पढ़ रहे होते हैं। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट में फिर आपके रूरल अर्बन आता है अलग अलग। फिर उसके बाद इकोनॉमिक पढ़ते हैं, इकोनॉमिक में आपके क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, इंडस्ट्री आ जाता है, टूरिज्म आ जाता है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, सर्विसेज आ जाता है। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो बस इसी को फ्लो चार्ट के थ्रू फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। आप अपने एनसीईआरटी में खोल के एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, बस और कुछ नहीं इसमें। फिर देखो आगे, ये आपके बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच हो गया, तो जैसे रीजनल स्टडीज, एरियल डिफरेंशिएशन हमने देखा। फिर मैक्रो रीजनल स्टडीज देखते हैं, मेजो रीजनल स्टडीज देखते हैं, माइक्रो रीजनल स्टडीज देखते हैं, ठीक है। मैक्रो, मेजो और माइक्रो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा। फिर रीजनल एनालिसिस हम देखते हैं, रीजनल प्लानिंग देख रहे होते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट जो भी प्लान वगैरह करती है तो वो ज्योग्राफी को भी ध्यान में रखती है। अब उसके बाद बायो ज्योग्राफी आता है आपका, तो बायो ज्योग्राफी में हम नेचर को पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट ज्योग्राफी हो गया, जू ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद इकोलॉजी, इकोसिस्टम हो गया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीसीज, हैबिटेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो इन्वायरमेंट इसलिए बोलते हैं कि ये भी ज्योग्राफी का एक इंटीग्रल पार्ट है। इन्वायरमेंट अपने में ही एक सब्जेक्ट नहीं है, यूपीएससी में हम उसको एक अलग सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज्योग्राफी का ही पार्ट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जब इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिर देखो आगे, रीजनल ज्योग्राफी ब्रांचेस। तो रीजनल ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, रीजनल स्टडीज, एरिया स्टडीज, ये हमने देख लिया। रीजनल प्लानिंग हमने देख लिया, ठीक है। रीजनल प्लानिंग में हम कंट्री, रूरल प्लानिंग, टाउन, अर्बन प्लानिंग देखते हैं। रीजनल डेवलपमेंट में फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब किसी भी एरिया का डेवलपमेंट करना है तो हमें सस्टेनेबल मैनर में करना है, ठीक है। तो उस एरिया के बारे में हमें इन एंड आउट पता होनी चाहिए, वहाँ पे क्या फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट है, वहाँ का आपका डेमोग्राफी क्या है, वहाँ पे आपको टोपोग्राफी क्या है ना, वहाँ पे कनेक्टिविटी कैसी है, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है। वैसे रीजनल एनालिसिस हो गया आपका। फिर आपके कुछ कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी होते हैं, जैसे फिलॉसफी, ज्योग्राफिकल थॉट, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर कुछ मेथड एंड टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं, तो ये जो फ्लो चार्ट में हमने देखा, जैसे कार्टोग्राफी यूज कर रहे हैं हम, कुछ आपके स्टैटिस्टिकल मेथड यूज कर रहे हैं ज्योग्राफी में लॉजिक प्रोवाइड करने के लिए। So the above classification provides a comprehensive format for the branches of geography. Geography curricula are generally taught and learned in this format. तो जो ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है जनरली इसी फॉर्मेट में आपको पढ़ाया जाता है। तो जो ज्योग्राफी अंडर ग्रेजुएशन में लेते हैं या पीजी में लेते हैं तो उनको इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा ज्योग्राफी।
सो मैनुअल कार्टोग्राफी हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कंप्यूटर कार्टोग्राफी। तो ये आफ्टर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन हुआ। तो जब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आ गया तो जो आपका मैनुअल कार्टोग्राफी हुआ करता था वो आपके डिजिटल कार्टोग्राफी में हो गया, कंप्यूटर कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी बेसिकली स्टडी ऑफ मैप्स। उसका टेक्नोलॉजी अलाउज स्कॉलर्स टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। टेक्नोलॉजी से पहले लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल हो पाते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी आने के बाद आपके बड़े बड़े डेटा हैंडल होने लगे। फिर द इंटरनेट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन और कैपेसिटी फॉर एनालिसिस हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड। फिर देखो फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो फिजिकल ज्योग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सब हम ऑलरेडी अभी पढ़ के आ रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन सिस्टम का क्या रोल है ना नेचर में, ठीक है। लिथोस्फीयर, तो लैंडफॉर्म, ड्रेनेज, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी, ये सब के बारे में आप स्टडी करते हो, ठीक है। तभी आप कहीं ना कहीं किसी एरिया को अच्छे से समझ सकते हो। फिर आज के डेट में मैंने बताया था जियोपॉलिटिक्स को भी अगर आपको समझना है तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे वॉर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, मोस्ट ऑफ द जो वॉर्स हो रहे हैं वो रिसोर्सेज को लेके हो रहे हैं। अगर आपको रिसोर्स और कौन से रिसोर्स कहाँ पाए जाएंगे ये कैसे डिसाइड होता है, आपके ज्योग्राफी पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो जो मरीन रिसोर्सेस हैं वो आपको ओशन की बॉडी या वाटर बॉडीज में ही तो मिलेंगे, है ना। तो जहाँ पे पानी प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे मरीन रिसोर्सेज को लेके क्यों लड़ाई होगी, तो ये समझो, कॉन्टेक्स्ट समझो। उसके बाद एटमॉस्फेयर हो गया, जैसे कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स एंड कंट्रोल्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेटिक एक्सेट्रा, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, राइट। तो ये सब आपके क्या हो गए, आपके फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट हो गए। फिर सॉइल फॉर्म्स थ्रू पेडोजेनेसिस, तो ये आपके प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। पेडोलॉजी हमने देखा था, स्टडी ऑफ सॉइल। तो सॉइल फॉर्म जो होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, तो ये देख लो, लैंडफॉर्म एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जैसे प्लेन्स, अब प्लेन्स यूटिलाइज किसके लिए किए गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए यूटिलाइज किए गए वहाँ पे, क्योंकि आपके फर्टाइल सॉइल मिलते थे। सो प्लेन्स आर यूटिलाइज फॉर एग्रीकल्चर, प्लेट्यूज प्रोवाइड फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, प्लेट्यूज में आपके मिनरल्स मिलते हैं, राइट। उसका माउंटेन्स प्रोवाइड पैस्चर्स, फॉरेस्ट, टूरिस्ट स्पॉट्स एंड सोर्सेज फॉर रिवर्स। तो अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती कि ये पर्टिकुलर जगह को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, है ना, अगर ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं होती तो फिर वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता और लाइवलीहुड भी मुश्किल हो जाती। वैसे ही क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, है ना, तो ज्योग्राफी आपके हेल्प कर रहा है क्या, क्लाइमेट को रीड करने के लिए। अब जब हम पहले ही क्लाइमेट को स्टडी कर लेते हैं, जैसे आज के डेट में आपको पता है कि कोई भी अगर मान के चलो डिजास्टर आने वाला रहता है तो आपका जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है बहुत आपको एडवांस बिफोर हैंड ही आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है आपके मोबाइल फ़ोन में कि यहाँ पे इस टाइम पे अर्थक्वेक आने वाला है, या बहुत तेज़ से हवा फ्लो होने वाली है, या इतने दिन बारिश होने वाला है, ये अलर्ट वो अलर्ट, ठीक है। तो आप पहले से ही अवेयर हो जाते हो। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, आपके ज्योग्राफी के वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। अगर हम क्लाइमेट को स्टडी कर पा रहे हैं तभी हम कहीं ना कहीं, जब से ज्योग्राफी का एडवांसमेंट हुआ है तब से थोड़ा सा डिजास्टर जो हुआ है वो आपका, हम उसको क्या कर पाए, मिटिगेट कर पाए। डिजास्टर को वैसे भी पूरे तरीके से मिटिगेट नहीं किया जा सकता है, अडेप्ट किया जा सकता है और लॉस को कम किया जा सकता है, ठीक है। फिर मॉनसून एग्रीकल्चर। So each element of physical geography is important for human beings. Human have developed technologies to modify climatic elements in restricted spaces. Temperature and precipitation ensure the density of forest and quality of grassland. तो बहुत कॉमन पॉइंट है, अब आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद ओशंस आर वास्ट स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, ये भी हमें पता है। दे प्रोवाइड फिश, अदर सी फूड एंड रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया हैज डेवलप्ड टेक्नोलॉजी टू कलेक्ट मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम द ओशनिक बेड। सॉइल्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाइटल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर। सॉइल फर्टिलिटी इज बोथ नेचुरली डिटरमाइंड एंड कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड। सॉइल्स फ्रॉम द बेसिस फॉर द बायोस्फीयर सपोर्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सब वही दे रखा है कि कैसे आपके ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का क्या रोल है, आपका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक। तो आई होप आप लोग ये चैप्टर समझ आ गया होगा। बाकी यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज ज्योग्राफी, तो कुछ आपके ज्योग्राफर है जिनका कोट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो जैसे जो रिचर्ड हार्टशॉन थे, ठीक है, जिन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन टर्म को कॉइन किया था, तो उनका क्या कहना था कि ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। वैसे जो आपके हेटनर थे, जो यही पायनियर थे आपके एरियल डिफरेंशिएशन के, ठीक है, इनसे इंस्पायर होकर आपके रिचर्ड हार्टशॉन ने एरियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट दिया। सो ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड to different parts of the earth surface. And last but not the least, physical environment, human utilization, ecological balance, इसके लिए आपको जरूरी होती है ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ना, ठीक है। Then the physical environment provide resources that humans utilize for economic and cultural development, ठीक है। तो जो physical environment होता है वो human को क्या करता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है for their economic and cultural development। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर मजा आया होगा, आपको समझ आया होगा कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ। पहले कैसे आपका एक ये सोशल साइंस का पार्ट था, बाद में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना, क्या क्या इसमें कंपोनेंट इंक्लूडेड है। नहीं तो आज तक आपको यही लगता होगा कि ज्योग्राफी यार ठीक है पढ़ तो रहे हैं, यूपीएससी हमें क्लियर करना है, लेकिन ज्योग्राफी
सब्जेक्ट के पीछे कितनी स्टोरी है, बैक स्टोरी क्या है, इसमें कौन कौन से आपके और डाइवर्स फील्ड ऑफ स्टडी इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड है, इंटेल्ड है, ये सब आपको नहीं पता चल पाता। तो इसीलिए इस टाइप के चैप्टर्स भी आपके बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और कभी भी कोई चैप्टर स्किप मत करना अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और खासकर जब आपके पास टाइम हो तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि एक ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट डेवलप करा पाए और आपको बता पाओ कि एक्जैक्टली जो आप पढ़ रहे हो आज तक ज्योग्राफी, उसका रोल क्या है ना, क्यों आपको ज्योग्राफी पढ़ना इंपॉर्टेंट है और वो कैसे हेल्प करेगा आपको फर्दर आगे के कॉन्सेप्ट समझने में। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और अब हम अपने कोर ज्योग्राफी सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, राइट। तो 11th क्लास का फाइनली हमारा शुरुआत हो चुका है, ये फर्स्ट चैप्टर था। अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।